हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं कोरा एड्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल। गाइस बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि कोरा एड्स के ऊपर एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को कवर किया जाए। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कोरा के ऊपर हम लोग डिफरेंट कैंपेन्स किस तरीके से बनाते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे, कोरा को यूज़ करके किस तरीके से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं, लीड जनरेशन कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं, एनालिटिक्स एंड पिक्सल्स इन सब के किस तरीके से इंटीग्रेशन होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले। सो लेट्स बिगिन दिस पावरफुल ट्यूटोरियल। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोरा एड्स, अकाउंट किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं और कौन कौन से एड्स हम लोग रन कर सकते हैं कोरा प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला वीडियो है इंट्रोडक्टिव वीडियो, बहुत ही डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आगे वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं इस सीरीज़ के आने वाले। गाइस इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। गाइस जब कभी आप किसी भी नए प्लेटफॉर्म को सीखने जाएं, किसी भी नए प्लेटफॉर्म को, स्पेशली मीडिया बाइंग के पर्पज़ से या एड्स रन करने के पर्पज़ से, आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके की ऑडियंस आती है, किस टाइप की ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कोरा के ऊपर बड़ी ही इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ ऑडियंस जो है वो आती है। तो अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, आप किसी भी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपका एजुकेशन में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, IT इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर कोरा का प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बड़ी आसानी से कोरा के ऊपर जाकर आप एड्स रन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ऑडियंस है वो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है। फाइन, अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो अगर आप भी कोई भी प्लेटफॉर्म आप सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर हमें ऑडियंस के टारगेटिंग के जो ऑप्शन है वो कौन कौन से मिलने वाले हैं और किस टाइप की जो ऑडियंस है वो वहाँ पर आती है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एड टाइप्स और प्लेसमेंट्स, कि हम कितने तरीके के एड्स बना सकते हैं और वो जो हमारे एड्स बनेंगे, जब हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स अपने दिखाने जाएंगे तो कहाँ कहाँ पर हम दिखा सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे बिजनेस के लिए है कि नहीं, क्योंकि दो ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर मेरा वीडियो ऐड है तो कितनी देर का मेरा वीडियो ऐड है और ये प्लेटफॉर्म में कहाँ दिखेगा और किसको दिखेगा, बात खत्म। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन दो चीज़ों के आंसर्स जो है वो ढूंढ के रखने हैं कि प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कौन सी है और हम किस टाइप के एड्स कहाँ पर दिखा सकते हैं। प्लेसमेंट्स का फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे फेसबुक के अंदर आप देखते हो फीड के ऊपर आप अपने एड्स दिखा सकते हैं, स्टोरीज में आप अपने एड्स दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड में दिखा सकते हैं, मार्केट प्लेस पे दिखा सकते हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स में दिखा सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा मेरा ऐड यहाँ पर दिखेगा ना तो इस टाइप से दिखेगा, तो वो आप उससे रिलेट कर पाते हैं और बेहतर स्ट्रैटेजीज जो है वो बना पाते हैं। फाइन, अब आ जाते हैं सीधे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग कोरा एड्स के लिए अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कोरा की जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए या कोरा के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप एड्स अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और अगर मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँ तो आप देखोगे एक आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर एड्स मैनेजर का। आपको सिंपली एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा फॉर्म आ जाए, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर अकाउंट बना रखा है इसलिए वो सीधे मुझे अकाउंट के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। आपके केस में एक बहुत ही छोटा सा फॉर्म आएगा, 2-4-5 चीज़ें वो आपसे पूछेगा और उसके बाद एक आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगा आपके ईमेल के ऊपर, उसको आप कंफर्म कर देंगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर इंटरफेस। और ये इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसा आप फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का इंटरफेस देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उतने ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर नहीं है जितने आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में देखने को मिलते हैं, जितने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म हल्का है, अपना जो इसका काम करना है ना वो सारा काम ये कर देता है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिस टाइप की ऑडियंस इसके ऊपर है उस टाइप की आप परफेक्ट टारगेटिंग यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। फाइन, तो ये आपका कोरा का एड्स अकाउंट एक तरीके से बन जाएगा एंड देन यू हैव दिस डैशबोर्ड जिसको हम लोग अभी देखेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर दूसरा तरीका आपको अपनाना है तो business.quora.com के ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सिंस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन अकाउंट, तो आप देख रहे हो यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन हमें आ रहा है। फाइन, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार के लिए और मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। ये हमारा जो है डैशबोर्ड है, यहाँ से हम लोग अपने नए कैंपेन्स बनाएंगे, पिक्सल एंड इवेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें यहाँ पर मिलेगी, ऑडियंस क्रिएशन हम यहाँ पर कर सकते हैं,
लीड जनरेशन के लिए जो हमें फॉर्म्स वगैरह बनाने होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे, और रिपोर्टिंग का हमें ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर हमारे जो एड्स हैं वो कौन कौन से एड्स होंगे और कहां पर दिखेंगे। फाइन, बेसिकली अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो 3 ही फॉर्मेट है। एक हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, एक हमारा इमेज फॉर्मेट होता है, और एक जो हम आंसर्स लिखते हैं कोरा के ऊपर। जैसे हमें पता है कोरा इज अ क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, तो जो हम आंसर्स लिखते हैं कोरा के ऊपर उन आंसर्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई पर्सन अगर कुछ क्वेश्चन सर्च कर रहा है तो हमारा वहां पर आंसर आ जाए। अभी सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। फाइन, कोरा के सपोर्ट डॉक्यूमेंट ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं टेक्स्ट एड्स के ऊपर आऊं तो आप देख सकते हो यहां पर कि टेक्स्ट एड्स आपको किस तरीके से दिखाई देंगे, ये आप देख रहे हैं यहां पर। तो गाइस जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन को ब्राउज कर रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे यहां पर आपको देखो छोटा सा दिख रहा है एड्स बाय वाइज ब्रेड। तो यहां पर जो भी आपकी ब्रांड होगी वो दिखेगी और इस टाइप से आप एड्स रन कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से एड्स होते हैं बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये यूजर की जो रीडेबिलिटी है उसमें कोई हर्डल पैदा कर रहे हैं या यूजर जो आंसर पढ़ रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है ये भी आप देख लो। सबसे पहले तो ऊपर बिजनेस नेम आ जाएगा आपका, जिसको आप 40 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड वन इज हेडलाइन, जो आपकी यहाँ पर शो होगी हेडलाइंस। थर्ड वन इज द बॉडी, ये आपकी बॉडी यहाँ पर है, 105 कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। एंड देन यू हैव कॉल टू एक्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस, जो मेजरली आप देखते हो फेसबुक में भी जिस टाइप के ऑप्शंस है उसी टाइप के आपको ऑप्शंस यहाँ पर भी मिलते हैं। और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर लैंडिंग पेज, योर ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू सेलेक्ट योर कॉल टू एक्शन। फाइन, एंड मैं क्विकली आपको ना रियल टाइम में किस टाइप से एड्स दिखते हैं वो भी दिखा देता हूं। तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे एक बार, ठीक है, एंड हेयर इट इज राइट। तो अगर आप देखो यहां पर तो आपको दिख रहा है राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट इन सेकंड्स फॉर फ्री। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये हेडलाइन हो गई हमारा, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये कॉल टू एक्शन हो गया, ये ब्रांड का नेम हो गया, और यहां पर देख रहे हो आप कोई भी इमेज वगैरह आपको नहीं दिख रही है। तो दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट एड, और ये आपको किसी ना किसी आंसर के अंदर दिखाई देगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हो व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको आंसर के अंदर दिखाई दे रहा है, इट्स अ टेक्स्ट एड। इसी तरीके से दूसरा सबसे कॉमन फॉर्मेट ऑफ एड है वो है हमारा इमेज एड, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एड फॉर्मेट यही है, इमेज एड्स। फाइन, अब इसमें अगर आप देखो तो यहां पर कंपनी का लोगो आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। हेडलाइन और बॉडी में आपको 65 और 105 कैरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। एंड देन यू हैव द इमेज ऑप्शन ओवर हियर, और यहां पर जो इमेज का डायमेंशन है थोड़ा सा अलग होता है। आपको 1:1 का इमेज डायमेंशन देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा अलग आपको इमेज डायमेंशन देखने को मिलता है। एंड देन यू हैव द कॉल टू एक्शन ऑप्शन, तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। फाइन, अब अगर मैं इस चीज को भी लाइव अगर आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हो Amazon वेब सर्विसेज का आपको यहां पर एक एड दिख रहा है, एंड दिस इज द इमेज एड। फाइन, एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रमोटेड आंसर्स। तो इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के अगर आपने आंसर्स दिए हुए हैं तो उन आंसर्स को आप प्रमोट कर सकते हो एज अ पेड एड, ताकि उसकी जो रीच है वो ज्यादा लोगों तक हो। तो ये भी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, बट यहां पर आप देख सकते हो इस टाइप से भी दिखाई दे सकता है आपका आंसर। तो ये इन्होंने पर्पस लिखे हुए हैं बेसिकली, टेल योर ब्रांड स्टोरी द वे इट वाज इंटेंटेड, इन्फ्लुएंस कस्टमर्स एज दे आर रिसर्चिंग, बूस्ट प्रोडक्ट कंसिडरेशन एंड एडुकेट कस्टमर्स। तो ये इन्होंने बेसिकली पर्पस लिखा हुआ है फॉर प्रमोटेड आंसर्स। अभी किस तरीके से दिखते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, यहां पर इंटरव्यू किक स्टार्ट आपको दिख रहा है, और यहां पर एक आंसर को इन्होंने प्रमोट किया हुआ है, राइट। इफ यू क्लिक ऑन मोर आप इसको रीड कर सकते हैं, दिस इज वन थिंग। और दूसरे भी जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पर आता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, और यहां पर भी आप देखोगे तो एक आंसर जो है ना वो प्रमोटेड है। फाइन, इसीलिए आपको यहां पर एड्स बाय ये ऊपर ही दिख रहा है आपको, बिकॉज दिस आंसर इज एक्चुअली प्रमोटेड। तो यहां पर कोई भी अगर क्लिक करेगा दे कैन रीड दिस कंप्लीट आंसर। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हो सेम चीज का एक और एग्जांपल है। तो गाइस जब कभी आप कोई नया प्लेटफॉर्म सीखने जाए, मेक श्योर करें कि आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑडियंस आती है उसके बारे में पता हो, और किस टाइप के एड्स आप रन करने वाले हैं ये आपको क्लियर हो। हम लोग देखने वाले किस तरीके से कोरा के पिक्सल को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। गाइस जब कभी हम कोरा के पिक्सल की बात करते हैं, कोरा के बेसिकली दो तरीकों के पिक्सल्स होते हैं। एक पिक्सल होता है हमारा बेस पिक्सल, जिसकी कैपेसिटी केवल ये होती है कि वो हमारी वेबसाइट के पेज व्यूज को रिकॉर्ड कर सकता है। दूसरा हमारे इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग थैंक यू पेज को ट्रैक करना चाहते हैं, या फॉर्म फिल को ट्रैक करना चाहते हैं, स्क्रॉल को ट्रैक करना चाहते हैं, वीडियो के प्ले होने को ट्रैक करना चाहते हैं पिक्सल के अंदर अपने, तो हमें फिर स्पेसिफिक जो इवेंट पिक्सल्स होते हैं वो फायर करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कोई ई कॉमर्स स्पेसिफिक भी इवेंट्स को ट्रैक करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज, ये सारे जो हमारे इवेंट्स हैं ये ई कॉमर्स इवेंट्स हैं। तो अगर हम इनको ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर हमारा काम फेसबुक के बेस पिक्सल से नहीं चलेगा,
क्योंकि बेस पिक्सल का जो काम होता है वो केवल वेबसाइट के पेजेस को ट्रैक करना होता है कि एक यूजर आया, वो इस पेज के ऊपर आया, इस पेज के ऊपर आया, इस पेज के ऊपर आया। बट वहीं पर अगर हम कुछ कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं, फिर हमें स्पेसिफिक इवेंट्स पिक्सल की जरूरत होती है। तो गाइस यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केवल बेस पिक्सल की, कि अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से कोरा एड्स अकाउंट से पिक्सल को निकाल के हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। और जो तरीका हम अपनाएंगे वो GTM का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि शुरुआत से ही जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं कि हमें एक वेबसाइट के लिए एड्स रन करने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आप कोरा एड्स रन करेंगे, आप फेसबुक एड्स भी रन करेंगे, आप गूगल एड्स भी रन करेंगे और बहुत सारे कस्टमाइज ट्रैकिंग आप लोग सेटअप करेंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें, वेबसाइट के ऊपर GTM का कोड लगा दें, यानी कि GTM प्लेटफॉर्म को वेबसाइट से इंटीग्रेट कर दें। फर्दर हमें जो टैग्स फायर करने होंगे स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह के ऊपर, वो हम GTM की हेल्प से फायर कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। फाइन। तो अभी जो हम लोग समझने वाले हैं कोरा के बेस पिक्सल को किस तरीके से वेबसाइट पे लगाया जा सकता है GTM की हेल्प से, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर मैं आ चुका हूं अपने कोरा के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहां से सीधे हमें पहुंचना है, यहां पर देख सकते हो आप पिक्सल एंड इवेंट्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। सीधे आप पिक्सल एंड इवेंट्स के ऊपर चले जाएं, सेटअप पिक्सल के ऊपर क्लिक करें और इंस्टॉल मैनुअली की जरूरत तब पड़ती है जब आपको पूरे का पूरा स्क्रिप्ट चाहिए, पूरे का पूरा कोड चाहिए और उसको आपको वेबसाइट के कोड में जाकर जो है वो इंटीग्रेट करना है, तब आपको इंस्टॉल मैनुअली की जरूरत पड़ती है। बट यहां पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर दैट इज गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेट करने वाले। सो विल गो अहेड एंड विल क्लिक ऑन इंस्टॉल विद अ पार्टनर, नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। और यहां पर हमको पिक्सल की जो यूनिक आईडी है वो मिल गई, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। विल कम बैक ओवर हियर ऑन अवर GTM, ठीक है, और ये हमारी डेमो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग पिक्सल लगाने वाले। सो विल गो टू टैग्स और टैग्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर न्यू टैग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर मैं लिख दूंगा कोरा पिक्सल, ठीक है, कोरा पिक्सल हो गया ये। और आप चाहो तो बेस पिक्सल भी लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पूरा नाम लिख दूं, सही रहेगा, कोरा बेस पिक्सल हो गया। यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, क्विकली यहाँ से कोरा सर्च कर लेंगे, कोरा आ गया यहाँ पर, और पिक्सल आईडी जो हमें दिख रही थी वो हम यहाँ पर चिपका देंगे। फाइन। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जब आप कोरा का पिक्सल सेटअप करते हो ना, तो वो आपसे पूछता है कि किस टाइप का आपको इवेंट जो है वो ट्रैक कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेस पिक्सल सेलेक्ट किया और बेस पिक्सल की हेल्प से हम लोग केवल यहाँ पर जो पेज व्यूज हैं उनको ट्रैक करना चाहते हैं। भविष्य में अगर हमें स्पेसिफिक इवेंट्स को ट्रैक करना होगा जैसे ऐड टू कार्ट वगैरह, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप भविष्य में कोई स्पेसिफिक इवेंट पिक्सल जो है वो फायर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आपके पेज व्यू वाला जो पिक्सल है वो सभी पेजेस के ऊपर फायर हो, यानी बेस पिक्सल जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक इवेंट पिक्सल्स काम नहीं करेंगे। तो हम लोग बेस पिक्सल इंस्टॉल करेंगे और इसको ट्रिगर करेंगे हम लोग ऑल पेजेस के ऊपर। यहाँ पर जाकर क्विकली हम लोग इसको सेव कर देंगे और प्रीव्यू एंड डिबग में जाकर क्विकली चेक कर लेंगे कि जो हमारा पिक्सल है वो इंस्टॉल हुआ है प्रॉपरली या नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली बेस पिक्सल है। तो कोई भी पेज हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, कोई भी पेज यहाँ पर, क्योंकि मायने नहीं रखता है कि कौन सा पेज है। और यहाँ पर आप देखो कोरा का बेस पिक्सल जो है फायर हो रहा है, तो सारी चीज़ें सही हैं। अब मैं इसको लाइव कर दूंगा ताकि कोरा के डैशबोर्ड में भी हमें जो हमने पिक्सल अभी लगाया उससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम देख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लाइव कर दिया एक बार के लिए। कम बैक टू वर्क स्पेसेस, फाइन, ओवर हेयर, और ये हमारा जो कंटेनर है वो लाइव हो चुका है। नाउ विल कम बैक ओवर हेयर, हम अपने कोरा के डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे एंड थोड़े ही टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको इवेंट्स वगैरह जो है वो दिखने लगेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स दिख रहे हैं और मैंने पेज को रिफ्रेश किया था, मुझे सारे इवेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको बेस पिक्सल एक दिख रहा है, जो कि बेस पिक्सल हमारा एक्टिव है, फाइन। बट इसके साथ साथ अगर मुझे कोई इवेंट पिक्सल भी फायर करना होगा तो फिर फर्दर मैं यहाँ पर जाकर हम लोग एक टैग के ऊपर जाएंगे और फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर या ट्रिगर्स के ऊपर अगर हमें इवेंट पिक्सल फायर करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा कोरा के ऊपर और यहाँ पर हम अपनी पिक्सल आईडी जो है हमारी वो सेलेक्ट करेंगे। और इस बार लेट से मुझे जनरेट लीड जो है उसको एज इवेंट ट्रैक करना है। बट ये कब हम ट्रैक करेंगे, थैंक यू पेज है अगर हमारा कोई, उसके ऊपर अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं हम यहाँ पर सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सेव करके हम फायर कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पर आकर तो हमारे यहाँ पर जो लीड जनरेशन है या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जिसको भी हमने मान रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है बेसिकली जनरेट लीड को, फाइन। तो अगर मैंने जनरेट लीड को यहाँ पर इवेंट डिफाइन कर दिया है तो फिर यहाँ पर मुझे दिखेगा कि ये जो हमारा है पिक्सल ये एक्टिव हो गया, क्योंकि फर्दर हम लोग फिर से इसको क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, फाइन। तो इस तरीके से आप अपना जो बेस पिक्सल है वो लगा सकते हैं ताकि भविष्य में जब आपको ऑडियंस बनानी हो, यहाँ पर जैसे आप जाते हैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर गए, हम ऑडियंस का नाम रखेंगे
और ऑल विजिटर्स टू अवर वेबसाइट, ये सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट कर पाएंगे। तो ये ऑडियंस जो बन रही है हमारी, ये विद द हेल्प ऑफ केवल बेस पिक्सल बन रही है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ कन्वर्जन और इवेंट, ठीक है, इसके बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखो इवेंट्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है कि ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बनाना चाहते हैं, कौन सी ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट वाला इवेंट तो एक्टिव होना चाहिए ना पिक्सल वाले डैशबोर्ड में। यहाँ पर जब तक ये इवेंट नहीं आपका एक्टिवेटेड होगा, ये जो ऐड टू कार्ट वाला इवेंट है ये इनएक्टिव दिख रहा है, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक फिर आप उसके बेसिस पे ऑडियंस कैसे बना पाएंगे। तो अब आप बोलोगे ये वाला फिर पिक्सल क्या काम कर रहा है, ये बेस पिक्सल केवल एक काम कर रहा है, ये केवल पेज व्यूज को ट्रैक कर रहा है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट के किसी भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई पर्सन आता है तो वो उसकी ऑडियंस केवल बनाने में हेल्प करेगा। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेस पिक्सल को किस तरीके से लगाते हैं, बेस पिक्सल किस तरीके से काम करता है और हमारे जो इवेंट्स पिक्सल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग कोरा का बेस पिक्सल अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कोरा का इवेंट पिक्सल हम लोग वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। और जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है और हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करता है, तो उसको हम एज एन इवेंट जो है वो ट्रैक करना चाहते हैं कोरा के अंदर। और वो जो हमारा इवेंट होगा वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या लीड फॉर्म सबमिट, इस टाइप का जो हमारा इवेंट है उसको हम सेटअप करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये एक फॉर्म है और ये एक फॉर्म जो बनाया हुआ है हमने वो WP प्लगइन को यूज करके बनाया हुआ है ये फॉर्म। फाइन, तो इस फॉर्म का जो ट्रिगर है वो ऑलरेडी हम लोगों ने GTM के अंदर बना रखा है। तो गाइस इसका जो ट्रिगर है वो ऑलरेडी अगर आप देखो यहाँ पर तो हमने बना रखा है। अब गाइस WP फॉर्म के फिल होने को ट्रिगर कैसे बनाते हैं इसको मैंने GTM वाली प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। WP फॉर्म से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो जो है वो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर ट्रिगर जो है वो किस तरीके से बना है। तो अगर मैं ट्रिगर के ऊपर जाऊंगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो इस ट्रिगर में ट्रिगर टाइप कस्टम इवेंट है और इवेंट का नेम WP फॉर्म सबमिट है। अब ये आप जो रेफरेंस है इस ट्रिगर का, क्योंकि इस ट्रिगर के ऊपर हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 का जो टैग है वो फायर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये ट्रिगर में आप देख रहे हो रेफरेंस इसका जो है ये WP फॉर्म सबमिट का एक गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग जो है वो फायर हो रहा है। बट इसको हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पर क्योंकि ट्रिगर हमारा ये है। अब एक ट्रिगर के साथ हम मल्टीपल टैग्स एसोसिएट कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। फाइन, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रिगर है वो बना रखा था यहाँ पर कस्टम इवेंट WP फॉर्म का, ठीक है। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो इसके फॉर्म के फिल होने का जो ट्रिगर है वो ये है, ठीक है। और इसके ऊपर हमें टैग कौन सा फायर करना है, कोरा का। और कोरा का कौन सा टैग या पिक्सल फायर करना है, इवेंट पिक्सल फायर करना है। फाइन, तो उसके लिए मैं क्विकली यहां पर आ जाता हूं अपने कोरा के डैशबोर्ड में। अब देखो कोरा के डैशबोर्ड में जब आप आओगे और आपने बेस पिक्सल पहले ही जो है वो लगा रखा है, अब कोई भी इवेंट पिक्सल को फायर कराने के लिए या कोई भी इवेंट टैग को फायर कराने के लिए सबसे पहले ना बेस पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। वो ऑलरेडी है हमारी वेबसाइट के ऊपर, बेस पिक्सल ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है। अब आपको देखना है कि आपका जो एक्शन हो रहा है वो किस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेट करता है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। फाइन, तो हम वापस आ जाएंगे अपने GTM के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। और GTM में आपको टैग के ऊपर जाना है और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कोरा और ये लिख देता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। और टैग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आ जाएंगे, मैं कोरा पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कोरा की जो पिक्सल आईडी है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उसके लिए गाइज मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। पिक्सल आईडी के लिए आप वापस सेटअप पिक्सल पे जाएं, नेक्स्ट करें यहाँ से और यहाँ से आप पिक्सल आईडी कॉपी कर लें, ठीक है। अगर आपसे मिस हो गई है पिक्सल आईडी तो पिक्सल आईडी में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब हमारा जो इवेंट है वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और इसको ट्रिगर करना है किसके ऊपर, जो हम लोगों ने यहाँ पर कस्टम इवेंट WP फॉर्म वाला ट्रिगर बनाया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ट्रिगर आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ कि भाई पेज के ऊपर अगर हमारा फॉर्म है उसको कोई फिल करता है तो वो थैंक यू पेज के ऊपर चला जाता है, वो तो आसान चीज़ है ना। तो थैंक यू पेज वाला भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा इस टाइप के जो एजेक्स टेक्नोलॉजी पे बने हुए फॉर्म्स होते हैं उनकी ट्रैकिंग की बात करी। यहाँ पर मैंने ट्रिगर सेलेक्ट कर लिया, कोरा का ये वाला जो हमारा इवेंट टाइप है ये ट्रैक होगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का इस पर्टिकुलर ट्रिगर के ऊपर। और गाइस हम लोग कर देंगे इसको सेव। फाइन, सेव करने के बाद प्रीव्यू पे आ जाएंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे, हम लोग फॉर्म को फिल करके चेक करेंगे कि ये वाला जो हमने अभी टैग फायर किया ये प्रॉपरली फायर हो रहा है या नहीं। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अभी हमारा ये पेज ओपन है यहाँ पर, और अगर अभी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरा का जो बेस पिक्सल है
वो फायर हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो कोरा का बेस पिक्सल फायर हो रहा है, बट अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर कोरा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फायर नहीं हो रहा है। फाइन, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपना नाम और एक डमी एंट्री हम लोग को करनी है, दैट्स इट। यहाँ पर तो मैं वो एक डमी एंट्री यहाँ पर क्विकली कर देता हूँ और सबमिट कर देंगे हम लोग। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे ये सबमिट होगा, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि एक इवेंट हुआ है WP फॉर्म सबमिट, ठीक है। बट उस इवेंट के साथ क्या हमारा जो टैग है वो फायर हुआ, ये देखो कोरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का टैग फायर हुआ है। अब ये जैसे ही टैग फायर होगा ये इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आएगी। मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा ताकि आप यहाँ पर देख पाओ कि एक्टिव हुआ है कि नहीं। ये देख रहे हो ये एक्टिव हुआ है यहाँ पर, और ये रिकॉर्ड भी कर रहा है कि एक इवेंट यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी तरीके के आपको इवेंट्स जो है वो सेटअप करने हैं, दैट यू कैन गो अहेड एंड सेटअप। काफी आसानी से आप इसको सेटअप कर सकते हो। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कोरा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोरा एड्स के अंदर ना हमें बड़ी यूनिक टाइप ऑफ ऑडियंसेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। गाइस जब कभी भी हम किसी भी पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंसेस क्रिएट करने जाते हैं तो बेसिकली हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, और ये सभी पेड प्लेटफॉर्म्स के लिए है, चाहे आप गूगल एड्स की बात करें चाहे आप फेसबुक एड्स की बात करें। और वो दो जो ऑप्शन है वो ये हैं कि एक तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अवेलेबल कोल्ड ऑडियंस है उसको आप टारगेट कर सकते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पर और उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। सेकेंड जो टाइप ऑफ ऑडियंस आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर टारगेट करते हैं वो बेसिकली वार्म या हॉट ऑडियंस होती है। वो लोग जो आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करें, वो लोग जो आपके, अगर मैं फेसबुक पेज की बात करूं तो पेज से इंटरैक्ट करें, वो लोग जिन्होंने कोई कन्वर्जन किया है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपके पास कोई कस्टमर डेटा है ऑलरेडी तो आप लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंसेस जो आपने बनाई हैं उसकी आप लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हैं। ये सारी जो टाइप ऑफ ऑडियंसेस होती हैं हमारी सेकंड वाली कैटेगरी में आती हैं, जहां पर हम लोग वार्म या हॉट ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं। बट जो पहले वाली कैटेगरी होती है उसमें बेसिकली हम लोग कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती है, और उस प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, वो आपके टारगेटिंग के बेसिस पर उन लोगों को एड्स जो है वो दिखाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन दोनों ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो गाइस जैसे ही आप कोरा प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, ऑडियंस टारगेटिंग का जो ऑप्शन है ना वो आपको एड सेट लेवल पर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको फेसबुक एड्स के अंदर मिलता है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक डेमो कैंपेन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं न्यू के ऊपर जाऊँगा और मैं एक ट्रैफिक टाइप ऑफ कैंपेन जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा, फाइन। और उसके बाद मैं अपना कुछ रैंडम से यहाँ पर 1000 रुपये पर डे का डेली बजट सेलेक्ट कर लेता हूं, और हम लोग कंटिन्यू करके आगे आ जाते हैं। क्योंकि अभी हमें ये नहीं समझना है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ही समझेंगे। पहले हम ये समझ लें कि आखिर कोरा प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम कहाँ पर और किस तरीके से एड जो अपने दिखा सकते हैं, फाइन। तो जब आप एडसेट लेवल के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको अपने एडसेट का नाम रखना है, और यहाँ पर आपके पास प्राइमरी टारगेटिंग और एडिशनल टारगेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। अब प्राइमरी टारगेटिंग और एडिशनल टारगेटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक के अंदर आपको टारगेटिंग और नैरो टारगेटिंग मिलती। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और उसको मैंने नैरो डाउन कर दिया जेंडर से या एज से, राइट। कुछ एडिशनल अगर हम लोग टारगेटिंग उसके साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी एडिशनल टारगेटिंग है। तो एडिशनल टारगेटिंग में हमारे पास डिवाइस हो गया, ब्राउजर हो गया, जेंडर हो गया। अगर मैं कुछ एक्सक्लूड करना चाहूँ दैट ऑप्शन वी ऑल्सो हैव। प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस है हमारे पास, और उसके बाद बिडिंग स्ट्रैटेजी हम सेलेक्ट करेंगे, फाइन। तो गाइस जब आप यहाँ पर आओगे, आप ध्यान से देखो, प्राइमरी टारगेटिंग आपके पास यहाँ पर 4 तरीकों की प्राइमरी टारगेटिंग है। कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, बिहेवियरल टारगेटिंग और ब्रॉड टारगेटिंग, और साथ ही साथ ऑडियंस टारगेटिंग। तो गाइस यहाँ पर जो आप ऑडियंस टारगेटिंग देख रहे हो, इससे आप वार्म और हॉट ऑडियंसेस जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, फाइन। तो गाइस ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं ये वाला जो ऑडियंस का सेक्शन अगर मैं इसको भी ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो क्रिएट ऑडियंस के ऊपर आप जाओगे तो आप वेबसाइट बेस्ड ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आए हुए हैं या वेबसाइट के ऊपर आने के बाद उन्होंने कोई इवेंट किया हुआ है तो उसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हो। आपकी कोई कस्टम ऑडियंस आपने ऑलरेडी बना रखी, उसकी आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। अगर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, ठीक है, ये आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, उस फॉर्मेट में आप अपनी कस्टमर लिस्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उन लोगों को आप अपना एड्स अगर दिखाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ ऑडियंस है दिस इज बेसिकली वार्म ऑडियंस। जैसे वेबसाइट ट्रैफिक तो वार्म ऑडियंस में ही आ जाएगा। लुक अलाइक बेसिकली एक तरीके का कोल्ड ऑडियंस है, बट इस ऑडियंस का जो सोर्स था ना वो वार्म ऑडियंस था, क्योंकि किसी ना किसी कस्टम ऑडियंस से आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनाई थी, फाइन। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हो, जब आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ से आपको ऑडियंसेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कोई भी ऑडियंस क्रिएट नहीं करी हुई है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, तो भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई ऑडियंस क्रिएट करी होती है, जैसे मैं वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर जाता हूँ और मैं ऑडियंस का नेम रख देता हूँ यहाँ पर वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, 30 डेज, ठीक है।
और यहाँ पर ऑल विजिटर्स ऑफ माई वेबसाइट और टाइम विंडो 30 डेज में कर देता हूँ। और मैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस को अगर मैं यहाँ क्रिएट कर दूँ तो ये ऑडियंस हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये पॉपुलेट हो जाएगी। बट आप इस बार जब यहाँ पर आएंगे और ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, फाइन, और यहाँ पर आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो देख रहे हो आप यहाँ पर आपको ये वाली ऑडियंस दिख रही है, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज, फाइन। तो जो भी आप ऑडियंसेस अपनी क्रिएट करते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, या सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट एन ऑडियंस के ऊपर जाएंगे तो भी वो आपको वहीं पर लेकर जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है टोटली डेडिकेटेड है वार्म ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट विजिटर्स वाली ऑडियंस, लोकलाइज ऑडियंस और कस्टमर लिस्ट वाली ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। वहीं पर कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना ऐड कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे दिखाना चाहते हो, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, जब कभी भी ऐड दिखते हैं तो दो तरीकों से दिखते हैं। मैंने एक बात कही कि मेरा ऐड इस क्वेश्चन पे दिखाओ। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा मेरा ऐड आप इस क्वेश्चन के ऊपर दिखाओ, दैट इज कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। वहीं पर मैं अगर आपसे बोलूं कि जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ, दैट इज पीपल बेस्ड टारगेटिंग, जिसको हम बिहेवियरल टारगेटिंग बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग का मतलब उस कंटेंट, उस टॉपिक, उस क्वेश्चन, उस कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड दिखना है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। जब मैं बिहेवियरल टारगेटिंग की बात करता हूं और उसके अंदर मैंने कहा कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जो लोग व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो भले मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूं, कोरा नोज दैट, क्योंकि मैं उसके क्वेश्चन के ऊपर पहले गया था तो कोरा को पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूं। बट इस बार मैं लैपटॉप को लेकर कुछ सर्च कर रहा हूं, बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज, ये मैं सर्च कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूं, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड वहां पर दिख जाएगा, दैट इज बिहेवियरल टारगेटिंग। बट अगर मैं ये कहूं कि मैं कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा ऐड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वाले क्वेश्चन पे ही दिखे, तो चाहे उस क्वेश्चन पे उमर जाए, चाहे उस क्वेश्चन पे मिस्टर एक्स जाए, चाहे मिस्टर वाई जाए, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन जाए, कोई भी पर्सन जो उस क्वेश्चन के ऊपर जाता है, उस क्वेश्चन को ब्राउज कर रहा होता है, उस क्वेश्चन में उसे वो ऐड दिख जाएगा। डिफरेंस समझ में आया कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग और बिहेवियरल टारगेटिंग में? यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कोरा प्लेटफॉर्म के अंदर कि ये जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस हैं इनका मतलब क्या है। तो आई बिलीव आपको कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग समझ में आ गई होगी, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल पे ऊपर आप जाओगे और जब बिहेवियर के ऊपर जाओगे तो आप देखो आपको सेम ही चीज दिखेंगी, टॉपिक्स, कीवर्ड्स, क्वेश्चंस, यहां पर बस इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, कीवर्ड्स हिस्ट्री और क्वेश्चन हिस्ट्री आ जाता है। बट एक तरीके से देखोगे आप तो टारगेटिंग आपको एक ही जैसी लगती है, फाइन। एंड देन ब्रॉड टारगेटिंग, तो ब्रॉड टारगेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिलते नहीं है। ये सारे ऑप्शंस कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग के और बिहेवियरल टारगेटिंग के ऑप्शंस आपसे गायब हो जाते हैं और डायरेक्टली आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं डिवाइस एंड ब्राउजर के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। कोई ऑडियंस जो आपने ऑलरेडी बना रखी उसको अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस आप एक्सक्लूड करना चाहें, प्लेसमेंट्स के पास का ऑप्शन आपके पास होता है, कहाँ पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, बिट सेलेक्ट करेंगे आप, फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ब्रॉड टारगेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है काफी ब्रॉड है, हमें एक्चुअली ऑडियंस यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो गाइस ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा एड्स हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम इसको यूज करते हैं। नाउ इनके अंदर की चीजों को हम लोग डिटेल में समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक्स, कीवर्ड्स और क्वेश्चंस आप देख रहे हो, सबसे पहले रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को ऐसे समझें कि क्वेश्चंस की रीच सबसे नैरो होती है, क्वेश्चन सबसे लिमिटेड होते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्वेश्चन एक लिमिटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं टारगेट करूंगा तो मैं कुछ ही लोगों तक रीच कर पाऊंगा, फॉर एग्जांपल 100 लोगों तक, 200 लोगों तक, 500 लोगों तक। बट वहीं पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के अराउंड मेरा ऐड शो करो, तो मैं इस क्वेश्चन वाली जो ऑडियंस थी, पोटेंशियल ऑडियंस, उससे ज्यादा ऑडियंस तक रीच कर सकूंगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स के अराउंड जितना भी कंटेंट है वहां पर हमारा ऐड शो हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारी रीच है वो और बढ़ गई। तो अगर मैं कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग के अंदर इनको रीच वाइज आपको बताने की कोशिश करूं तो क्वेश्चंस की रीच सबसे कम होती है, कीवर्ड्स की रीच उससे ज्यादा होती है और टॉपिक्स की रीच सबसे ज्यादा होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर शो एड्स नियर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे मैंने डाला व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाला व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर व्हाट आर गुड वेज टू लर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर इस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अराउंड मुझे अपना ऐड दिखाना है तो आई कैन शो माई ऐड, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर एक बार के लिए,
ठीक है, ये इंडिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और दिस इज द क्वेश्चन, फाइन। या आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लो यहाँ पर, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट हुआ, आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, 200 से 350 इंप्रेशंस मिलने के मेरे को चांसेस हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। ये कब, जब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अपना जो ऐड है वो दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को चूज करना चाहूँ, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ चूज कर लिया, ठीक है, और भी मैं कीवर्ड्स चूज कर सकता हूँ इसी से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप, फाइन, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप और केवल डिजिटल मार्केटिंग, अगर ये दो ही मैं रखूं तो भी आप देखो मेरा जो पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन का जो यहाँ पर एस्टिमेट है वो कितना ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये एक थोड़े से ब्रॉड जो है कीवर्ड्स हैं, तो इन कीवर्ड्स के अराउंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो भी कंटेंट होगा, वहाँ पर हमारा ऐड दिखेगा। ध्यान रखना, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग है, मतलब उस कंटेंट के ऊपर आपका ऐड दिखेगा, फाइन। वहीं पर मैं अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वहां पर जो है हमारा ऐड जो है वो दिखेगा। तो आप देख सकते हो इस बार जो पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन स्पेसिफिक हो रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस है ना वो भी डिसेंट हो। ऐसा ना हो कि पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस इतने कम हो जाएं कि आपकी रीच ही ना बेहतर हो पाए। बस आपको लग रहा है मैंने तो बड़ा ही नैरो टारगेटेड ना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, बट अगर पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन लो हो जाएंगे तो फिर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो या तो आप ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर सेलेक्ट करो ताकि पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस थोड़े से बढ़ सके, या फिर आप कीवर्ड्स या टॉपिक्स में से सेलेक्ट करो ताकि पोटेंशियल जो आपके वीकली इंप्रेशंस है वो बढ़ सके। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है जैसे टॉपिक सेलेक्ट करने में या क्वेश्चंस में, तो व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप गए, बल्क ऐड के ऊपर जाए आप। यहां पर जैसे मैं टाइप करता हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा इससे आपको सजेशंस में आइडियाज मिल जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूं, यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप देख लो यहाँ पर कि आपके काम का कौन सा क्वेश्चन है और काम का क्वेश्चन कौन सा नहीं है, और स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे मैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मेरा ऐड दिखेगा तो वो रिलेवेंट है या नहीं, या इसके अंदर जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं। यहाँ पर देखो आप, जो अमेजॉन वेब सर्विसेज का एक ऐड है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब यू नेवर नो कि उन्होंने यहाँ पर जो है कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करी है या यहाँ पर उन्होंने टॉपिक्स बेस्ड टारगेटिंग करी है, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना उनको उनका ये जो ऐड है वो दिख रहा है, फाइन। तो अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरा ऐड इस क्वेश्चन के अराउंड दिखेगा तो उस क्वेश्चन के ऊपर किस टाइप के आंसर्स आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं, वो मेरे लिए यूजफुल है भी या नहीं है, फाइन। तो ये भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीकली व्यूज मिल रहा है। मैं टारगेट 20 क्वेश्चंस करूं तो आप देखो मेरा जो पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन है वो थोड़ा सा डिसेंट की तरफ पहुंच गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है, तो टॉपिक्स में भी वही चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर एंटर करूँ तो टॉपिक का सीधा सा मतलब होता है, टॉपिक एक ब्रॉड चीज़ है, तो उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स, सब क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, फाइन। तो मैं यहाँ पर बल्क ऐड कर सकता हूँ एंड देन वी कैन गो टू डिजिटल मार्केटिंग ओवर हियर, और मैं कर दूंगा इसको क्विकली कंटिन्यू। तो देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास आ रहे हैं, यू कैन गो अहेड एंड टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं, फाइन। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, टॉपिक्स, कीवर्ड्स एंड क्वेश्चंस का यहाँ पर क्या मतलब है। ऑडियंस टारगेटिंग मैंने आपको बताया ही, फाइन। आप चाहें तो इनको एक एक करके जो है रिमूव करना चाहें वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बैक स्पेस करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद अगर मैं बिहेवियरल टारगेटिंग के ऊपर आऊँ, ठीक है, तो बिहेवियरल टारगेटिंग मतलब आप उन यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पर गया, जैसे बल्क एडिट पे गया, जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ पास्ट में एक्टिविटी करी होगी, डिजिटल मार्केटिंग वाले क्वेश्चंस उन्होंने सर्च किए होंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर उन्होंने आंसर्स दिए होंगे, विच मीन्स दैट particular candidate or person has some interest in topic digital marketing. So what we can do is we can go ahead and we can target the topics related to digital marketing, right? क्लियर हो गया ये बात। तो एक तरीके से इंटरेस्ट यहाँ पर टॉपिक्स ही हैं। देन अगर मैं कीवर्ड हिस्ट्री के ऊपर आ जाऊँ तो कीवर्ड हिस्ट्री का सीधा सा मतलब है कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने पास्ट 30 डेज में, या जो भी यहाँ पर आप टाइम रखना चाहें, जैसे मैं अगर 60 डेज रखना चाहूँ, जिन लोगों ने पास्ट 60 डेज में इन कीवर्ड्स को सर्च किया, इन कीवर्ड से रिलेटेड क्वेरीज करी हुई। अब आप यहाँ पर जो है ना कीवर्ड
के मैच टाइप भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल के अंदर कीवर्ड्स के मैच टाइप डिफाइन किए जाते हैं। तो दो तरीके के मैच टाइप्स आपको मिलते हैं, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच। तो ब्रॉड मैच जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग टारगेटेड कीवर्ड में, तो ये हमारा ब्रॉड मैच हो गया। अगर आप फ्रेज मैच में करना चाहते हैं तो आप कोड्स में उनको मेंशन कर दें, दैट विल बी फ्रेज मैच। उसी तरीके से क्वेश्चन हिस्ट्री में आप अगर जाएंगे तो सेम जिन लोगों ने इन क्वेश्चंस को सर्च किया या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको व्यू किया है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर गए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर लोग, तो अब अगर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर गया हूं, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन के ऊपर मैं गया था, ठीक है, बट अब मैं स्पोर्ट्स कार के बारे में सर्च कर रहा हूं या स्पोर्ट्स शूज के बारे में सर्च कर रहा हूं या स्पोर्ट्स शूज वाले आंसर के ऊपर हूं, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो मुझे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यूजर ने जो मुझे टारगेट किया है वो बिहेवियरल टारगेटिंग के अंदर किया हुआ है और उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन हिस्ट्री है वो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो यहाँ पर रखी हुई है क्वेश्चन हिस्ट्री, व्हाट आर गुड वेज टू लर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर गया हूँ और उसके बाद मैं स्पोर्ट्स शूज सर्च कर रहा हूँ या स्पोर्ट्स शूज का कोई क्वेश्चन जो है या कंटेंट जो है वो कोरा पे देख रहा हूँ, तो मुझे ऐड दिख सकता है अगर जो एडवर्टाइजर है उसने ये टारगेटिंग करी। कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग के अंदर भी कीवर्ड्स में आप ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बिहेवियरल टारगेटिंग का मतलब होता है बंदे ने या तो उस कीवर्ड को पहले सर्च किया हो या उस कीवर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको सर्च किया हो कीवर्ड हिस्ट्री में, या क्वेश्चन हिस्ट्री में उस क्वेश्चन के ऊपर गया हो या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सर्च किया हो। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टेक्चुअल एंड बिहेवियरल टारगेटिंग और ऑडियंस टारगेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद ब्रॉड टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। ब्रॉड में आपको कुछ टारगेटिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, बस यहाँ पर आपको मोबाइल एंड ब्राउजर बेस्ड टारगेटिंग करने का ऑप्शंस मिलता है, जेंडर बेस्ड टारगेटिंग करने का ऑप्शंस मिलता है और कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस जो आपने पहले से कोई अगर कस्टम ऑडियंस वगैरह बनाई उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो दैट यू कैन डू, और फिर आप प्लेसमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। आपको फीड में दिखाना है, क्वेश्चंस में दिखाना है, डाइजेस्ट ईमेल्स में दिखाना है, दैट्स इट। तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो कैसे काम करती है। जो मेजर चीज़ है ना कोरा में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो यही है कि आप कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग और बिहेवियरल टारगेटिंग में डिफरेंस समझ जाएं। अगर ये समझ में आ गया आपको तो कोरा की टारगेटिंग आपको काफ़ी इजी लगेगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो हमारा जो ऑडियंस साइज है वो इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मैं नैरो डाउन कर रहा हूं ऑडियंसेस को, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं ब्रॉड कर रहा हूं ऑडियंसेस को। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें दोस्तों? आशा करता हूं ऑडियंस टारगेटिंग के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। गाइस, जब कभी हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन्स की बात करते हैं, दो तरीके के कैंपेन्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो ये कि हम लीड जनरेशन करना चाहते हैं, ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेजकर वहां से लीड्स कैप्चर करेंगे। सेकंड, जैसा फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर होता है कि हम अपना ऐड रन करते हैं, लोग जब ऐड से इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं पर ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली, फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर्म आ जाता है, वहां पर ऑटो फिल होती है इन्फॉर्मेशन। ध्यान समझिएगा, वहां पर ऑटो फिल हो जाती है इन्फॉर्मेशन और वो लीड हमारे पास आ जाती है। फाइन। तो गाइज, इसी तरीके का एक ऑप्शन हमें कोरा एड्स के अंदर भी मिलता है कि कोरा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है हमें फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो फॉर्म पॉपअप हो जाता है जब कोई भी हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है और बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है उस फॉर्म के अंदर और हमें जो लीड है वो मिल जाती है। तो हम लोग इसी वाले मेथड को देखने वाले हैं कि इस वाले मेथड से किस तरीके से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं और इसके क्या प्लसेस हैं और क्या माइनसेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप देखिएगा, बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। मैं कंप्लीट वॉक थ्रू कराऊंगा कि कैंपेन किस तरीके से सेटअप करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। फाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ बेसिकली इन प्लेटफॉर्म लीड जनरेशन सिस्टम। वही जो मैंने बताया आपको कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही वाले सिस्टम को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग टारगेटिंग करने जाएंगे ना डेमो कैंपेन के अंदर, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम ये ऑडियंस कौन सी ले रहे हैं और क्यों ये ऑडियंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कोई MBA प्रोग्राम कराने वाला कॉलेज है जो अपना ऐड रन करना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग हम करेंगे वो कंटेंट रिलेटेड टू MBA कॉलेजेस का होगा। मतलब ऐसे कंटेंट के ऊपर हम अपना ऐड दिखाना चाहेंगे जो बेसिकली रिलेटेड होगा MBA कॉलेजेस से। तो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग हम लोग करने वाले हैं। फाइन, ये एक चीज़ हो गई। और उसके बाद अगर मैं इस टाइप का जो लीड जनरेशन सिस्टम या एड्स होते हैं उनके अगर मैं निगेटिव्स आपको बताऊं तो सबसे पहला जो निगेटिव होता है वो यही होता है कि आपके पास ना पोस्ट क्लिक जो एनालिसिस है वो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि किसी बंदे को आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के ऊपर तो भेज नहीं रहे हो। तो अगर लैंडिंग पेज के ऊपर भेज नहीं रहे हो तो ना तो आपके पास उस पेज की कोई एनालिटिक्स होगी, ना आप
कोई उस लैंडिंग पेज के ऊपर कोई हीट मैप रिलेटेड टूल लगा सकते हैं जिससे आप कुछ एनालिसिस कर सके। तो पोस्ट क्लिक एनालिसिस आपके पास बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है, इसका कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। सेकंड जो एक डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि फनल्स मिसिंग, क्योंकि जब आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर ही नहीं जा रहे हो फिर वहां से ना आप कोई फर्दर फनल जो है ना वो नहीं बना पाते, तो फनल्स मिसिंग है। थर्ड जो है ये फेसबुक के अंदर भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैंने अपनी फेसबुक आईडी जो है ना वो काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन से बना रखी है, मतलब पुराना फ़ोन नंबर है, पुराना ईमेल है, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और अक्सर ये होता है ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं, ना उस ईमेल को यूज़ करते हैं ना फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं। बट जब वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल से ऑटो पॉपुलेट हो जाती है उस फॉर्म के अंदर, तो वो उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं और लीड सबमिट हो जाती है। फिर जब हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो या तो नंबर नहीं मिलता है या तो हमें ईमेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर कोरा के ऊपर भी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन को ऑटो पॉपुलेट करते हैं। फाइन, तो उसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पर हमारे पास रहता है। और एक और डिसएडवांटेज है वो है बेसिकली कि फॉर्म बेस्ड हम कोई रीमार्केटिंग की या कस्टम ऑडियंस नहीं बना पाते हैं कोरा के अंदर, जैसा हम फेसबुक के अंदर बना पाते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया, जिन लोगों ने फॉर्म को ओपन किया है बट फिल नहीं किया, ऐसे कस्टम ऑडियंसेस बनाने के ऑप्शंस हमें फेसबुक एड्स के अंदर मिलते थे, बट वो ऑप्शंस हमें यहाँ पर कोरा एड्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। फाइन, तो चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। नाउ विल स्टार्ट क्रिएटिंग अवर कैंपेन। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो, इस टाइप का फॉर्म बेस्ड कैंपेन बनाने के दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग यहाँ पर न्यू कैंपेन के ऊपर जाएं और यहाँ से मैं लीड जनरेशन कैंपेन बनाना स्टार्ट करूँ और आगे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मैं वहाँ पर फॉर्म जो है वो क्रिएट करूं। या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि यहां पर इन्होंने लीड जनरेशन फॉर्म का एक सेक्शन ही दे रखा है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहां केवल मैं फॉर्म क्रिएट कर लूं और फिर जब मैं कैंपेन बनाऊं तो जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया उसको वहां पर ऐड कर दूं। दैट्स इट। तो गाइस, इतना एक्सपीरियंस के मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा एड्स प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, कि जो चीजें आप पहले से करके रख सकते हैं ना उनको आप पहले से करके रख लें। क्योंकि जब आप कैंपेन बनाते हो ना तो कैंपेन बनाना एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप ऑडियंसेस को पहले रिसर्च करके आराम से बनाकर रख सकते हैं तो बनाकर रख लें उस ऑडियंसेस को, फिर जब आप कैंपेन बनाने जाए तो उस ऑडियंस को यूज कर लें, जैसे हम सेव्ड ऑडियंस के केस में करते हैं फेसबुक ऐड में। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, बट सेव्ड ऑडियंस के केस में हम फेसबुक ऐड में करते हैं। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो कर लें पहले से ही ऑडियंसेस बनाकर। फेसबुक एड्स में भी हम फॉर्म बनाकर पहले से रख सकते हैं, तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो रख लें। सेम चीज यहां पर भी है कि कोरा एड्स के अंदर भी अगर हम पहले से फॉर्म बना सकते हैं तो हमें फिर कैंपेन जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में जो फॉर्म क्रिएशन वाली प्रोसेस आती है उसको इग्नोर करें और पहले ही हम फॉर्म बना लें। क्योंकि जब आप सेपरेट सेपरेट चीजें बनाते हैं तो आपको जो है गलती होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बड़ी अच्छे तरीके से आप चीजों को बना पाते हैं। तो मैं पहले फॉर्म बनाना आपको बताता हूं। तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है, और क्रिएट लीड जन फॉर्म के ऊपर जाएंगे हम। फॉर्म का नेम मैं यहां पर रख देता हूं एक बार, ठीक है, MBA लीड्स फॉर्म, ठीक है, इस टाइप से, या आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं MBA लीड्स फॉर्म ही रख देता हूं इसका नाम, ठीक है। ऑफर हेडलाइन जो आपको फॉर्म में यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा। जैसे आप देखो यहां पर एक आपको दिख भी रहा होगा, प्रोवाइड अस एन ईमेल दैट अवर रिक्रूटिंग टीम कैन फॉलो अप विद, राइट, रीच यू एट। फाइन, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लीज प्रोवाइड योर बिलो इंफॉर्मेशन फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन, राइट, या फ्री काउंसलिंग सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लेट्स जो स्पेलिंग है इसकी वो ठीक कर देते हैं हम लोग। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो ऑफर क्रिएट हो गया, प्लीज प्रोवाइड योर बिलो इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री काउंसलिंग। और अगर आप यहाँ पर देखोगे जो फॉर्म फील्ड्स हैं तो दो फॉर्म फील्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहती है। बाकी आप ईमेल, बिजनेस ईमेल, फोन नंबर, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कंपनी साइज और ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आप इसको फिर से फेसबुक एड्स के फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। कोई कस्टम क्वेश्चंस वगैरह को भी यूज करने का आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा ना एक डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस फॉर्म सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। फाइन, तो यहाँ पर फॉर्म फील्ड्स हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्म फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। मैं आपको रिकमेंड करता हूं 4 से ज्यादा फील्ड्स को आप ना सेलेक्ट करें, अगर बहुत जरूरी नहीं है। फाइन, 4 या बहुत ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो 5, ठीक है। सिटी हो गया, अगर जैसे कुछ आप ऐसे स्पेसिफिक कैंपेन्स रन कर रहे हैं जहां पर आपको सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए चाहिए तो यू कैन गो हेड विद द सिटी थिंग। सिटी हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, एंड देन
नेम हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, तो ये आप सेलेक्ट कर लें। देन वी हैव प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन, तो वो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। दैट्स इट। आप देख रहे हैं तो फॉर्म में इतनी चीज़ें, थोड़ा प्रीव्यू के ऊपर ध्यान दें कि किस टाइप का दिखेगा। फाइन, नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन आएगा। तो दो ही चीज़ें होती हैं, बंदा अपना फॉर्म फिल करेगा, जब सबमिट कर देगा तो एक उसको कंफर्मेशन मैसेज जाएगा अलॉन्ग विद सम लिंक एंड ऑल। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज हो गया, थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। मैं लिख देता हूँ, थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विदिन 24 आवर्स। अच्छा, ये मैं कुछ टाइम से ना लिखने लगा हूं इस टाइप से कि आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 24 आवर्स, इन 8 आवर्स, इन 10 आवर्स। तो मैंने देखा है ना, लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ से क्लियरिटी हो जाती है कि अच्छा मुझे कॉल कब आएगी। 20-24 घंटे इनको लगेंगे कॉल बैक करने में। तो ऐसा नहीं कि वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुरंत के तुरंत कॉल आ जाएगी या होगा। तो ये मैं पिछले कुछ टाइम से फेसबुक में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो कन्फर्मेशन मैसेज में थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट विद इन 24 आवर्स, ये हम लिख देते हैं। कॉल टू एक्शन मैं यहाँ पर दे दूंगा उनको, व्यू कंपनी वेबसाइट हम कर सकते हैं अगर हम वेबसाइट पे भी भेजना चाहते हैं उनको, या व्यू नाउ अगर हमने कोई यहाँ पर इनको लीड मैग्नेट वगैरह दिया है तो फिर व्यू नाउ होगा, या लर्न मोर कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पर केवल और केवल जो है अपनी कंपनी वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दूंगा। देन वी कैन गो अहेड विद द कंफर्म ऑप्शन, और यहाँ पर जो हमारा लीड जनरेशन का फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। फाइन, अब गाइज इस फॉर्म के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, इस फॉर्म को सबसे पहले तो आप एडिट कर सकते हो, बट जब आप एडिट करने जाओगे ना तो आप देखोगे ये फॉर्म फील्ड्स को नहीं आप एडिट कर सकते। एक बार आपका फॉर्म बन गया तो फॉर्म फील्ड्स को आप नहीं एडिट कर सकते, केवल आप फॉर्म का नेम है, ऑफर की हेडलाइन है, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो आपका कंफर्मेशन मैसेज है इसको आप एडिट कर सकते हो, और फॉर्म की फील्ड्स को आप एडिट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्म को यहाँ पर ऐसा डुप्लीकेट करने का भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको नया फॉर्म ही जो है वो बनाना पड़ेगा, और फॉर्म को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और जब आपके एड्स रन होंगे और जो आपकी लीड्स जो हैं वो जब कैप्चर होंगी, इन दैट पर्टिकुलर केस आप यहाँ से जो आपकी लीड्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को, फॉर्म वाली सारी चीज़ें। फाइन, नाउ विल कम बैक टू मैनेज एड्स। न्यू कैंपेन के ऊपर हम जाएंगे और मैं यहाँ से सीधे लीड जनरेशन कैंपेन पे आ जाता हूँ, और 1000 रुपए का जो पर डे बजट है वो मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो शेड्यूल में हम बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेंगे, देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, और यहाँ पर मैं एड सेट का नेम रख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग टॉपिक ऑडियंस को सिलेक्ट करने वाले हैं तो मैं टॉपिक लिख दूंगा यहाँ पर, और MBA प्रोग्राम लिख दूंगा इस टाइप से। फाइन, लोकेशन टारगेटिंग, लेट्स से अगर मुझे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से लीड्स कैप्चर करनी है तो वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किन जोग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट करता है, या किन जोग्राफिकल एरियाज से अगर आपको बिजनेस आता है तो आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। फाइन, सो फॉर एग्जांपल हम MBA प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया ओवरऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यू कैन गो हेड विद दैट ऑल्सो। और इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इनको हल्के में मत लें, लोकेशन टारगेटिंग को आप हल्के में मत लें, आप समझें, प्रॉपर रिसर्च करें। जब अपना जो टारगेट ग्रुप बनाएंगे उस वक्त रिसर्च करें कि मुझे किन लोकेशंस को एक्चुअली टारगेट करना चाहिए। फाइन, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, लेट्स गो टू लाइक MBA ओवर हियर, राइट। मैं MBA जाता हूँ यहाँ पर, एंड MBA कॉलेजेस के ऊपर मैं जाऊँगा, तो बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इट हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन। तो आप देखो, ऐसा भी मत करो कि आप इतनी वाइड ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कि ये वाला जो साइज है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, लेट से अगर मैं मुंबई में ही केवल टारगेट करता हूँ, मुंबई में केवल जाता हूँ, तो आप देख रहे हो 1 लाख से 1.5 लाख वीकली इंप्रेशन है, काफ़ी डिसेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम काफ़ी नैरोड डाउन और काफ़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। फाइन, और अगर आपको लगता है कि इंडिया में अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये ऑडियंस सेलेक्ट करी है, इट्स वेरी ब्रॉड ऑडियंस, तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप फिर कीवर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं या क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं नैरो डाउन करने के लिए। इस बात को समझिए कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब बहुत वाइड हम टारगेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर बहुत वाइड कर रहे हैं तो आप नीचे आ जाओ। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, MBA कोर्सेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप देखो कितना कम हो गया यहाँ पर, है ना, MBA कॉलेजेस, ठीक है, MBA कॉलेजेस इन इंडिया,
फाइन ओवर हियर। तो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा जो मेरा पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो इतना ज़्यादा ना पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन बढ़ जाए कि हमें खुद ही समझ में आने लगे कि ये बहुत ज़्यादा हमारे इंप्रेशंस हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेट ऑडियंस के लिए इतने ज़्यादा अगर इंप्रेशंस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट इंप्रेशंस भी होने की पूरे चांसेस। तो आप थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया या बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया मैं सेलेक्ट करता हूँ, टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सी, अब देखो यहाँ पर टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया के लिए पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन डिसेंट है, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ एक बार। फाइन, मोबाइल एंड डेस्कटॉप इज फाइन, ऑल जेंडर्स इज फाइन, कुछ एक्सक्लूड नहीं करना है हमें, कोई ऑडियंसेस हमें नहीं एक्सक्लूड करनी, विल प्रेफर ऑल प्लेसमेंट्स, फाइन है। अब यहाँ पर देखो ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तुरंत आपको एरर दे देगा कि देख रहे हो जैसे यहाँ पर आप देखो, बिकॉज योर कैंपेन्स हैव लेस देन 20 लीड्स इन द पास्ट वीक, यू कैन नॉट गो हेड एंड ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स। आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पहले से कुछ लीड्स ना हो, फाइन, तब तक आप नहीं कर सकते, कोई रिकमेंडेशन भी आपको नहीं देगा। ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन मैं कभी भी नहीं आपको रिकमेंड करता हूं कि लीड्स वगैरह को जब आप कैंपेन चला रहे हो तो आप इंप्रेशन के लिए ऑप्टिमाइज करें, ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं। जब कभी आप लीड्स के लिए कैंपेन चला रहे हो या तो लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करें या फिर क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करें, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन एंड फॉलो दिस थिंग। जो सजेस्टेड वीडियो आप उसको फॉलो करें, कोशिश करें कि अगर आप 5-10% नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं दैट्स फाइन, बट जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज ना चेंज होती है जैसे जैसे आप यहां पर चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऑडियंसेस क्रिएट करने के बड़े सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो यू नेवर नो कि यहां पर आपको जो सजेस्टेड वीडियो है वो कितनी दिखेगी। बट मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अगर आप 5-10% ऊपर नीचे करते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगेन आप थोड़ा सा देखें इस बात को कि आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो कैसे मिल रही है और कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। एवरी कैंपेन इज अ न्यू कैंपेन, राइट, एवरी कैंपेन हैज वेरी न्यू लर्निंग्स। तो यहां पर ना इस मामले में थोड़ा सा आपको अनुभव ही लेना पड़ेगा, तभी आप इसको ठीक तरीके से सेट कर पाएंगे। फाइन, उसके बाद जैसे मैंने ये सारी चीजें कर दी, नाउ विल गो अहेड विद द कंटिन्यू थिंग, और हम लोग आ जाएंगे अपने एड वाले सेक्शन के ऊपर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इमेज ऐड ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बिजनेस नेम है, तो जैसे लेट से ABC कॉलेज हमारा बिजनेस नेम है, वो मैं लिख देता हूँ ABC कॉलेज, कोई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम कर रहे हैं। देन हेडलाइन सेंटेंस मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ हेडलाइंस और जो बॉडी टेक्स्ट है वो मेंशन कर दिया। नाउ विल सेलेक्ट अवर कॉल टू एक्शन लाइक अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ये सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ हो सकता है यहाँ पर एक बार के लिए बेहतर, कॉल टू एक्शन, फाइन। सो वी विल सेलेक्ट अप्लाई नाउ क्योंकि यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमारा अप्लाई नाउ हो गया। देन विल सेलेक्ट अवर इमेज, जो हमारी इमेज है उसका जो साइज है वो आप ध्यान से देख लीजिए, एस्पेक्ट रेशियो क्या दिया हुआ है और रिकमेंडेड जो साइज है पिक्सल्स में वो क्या दिया हुआ है। यू हैव टू पुट योर ब्रांड लोगो ओवर हियर, दैट विल बी अपीयर्ड ओवर हियर। तो इन चीज़ों को मैं नहीं कर रहा हूँ। देन विल कम बैक, और जो आपका लीड जनरेशन फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया था, वी विल सेलेक्ट दैट फॉर्म, उसका भी प्रीव्यू हमको दिख जाएगा यहाँ पर। नाउ यू कैन गो हेड एंड क्रिएट न्यू कैंपेन, दैट्स इट। बट जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर पेमेंट मेथड पूछेगा, रिव्यू एड्स होंगे, एंड देन वी कैन सेट अप और कैंपेन। बट ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन एड्स, उनका आपको ध्यान रखना है, और जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंसेस चेंज करने पर बहुत सारी चीज़ें, बिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अनुभव से ही आएंगी। गाइस, ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज का एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक एड्स प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस तरीके से काम करती है बिडिंग स्ट्रैटेजीज, इनको हमें ठीक तरीके से समझना है। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिडिंग स्ट्रैटेजी और बजट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि किसी भी एड प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप एड्स रन करने जाएंगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होता है हमारा बजट जो हम डिसाइड करते हैं, वो हो सकता है हमारा पर डे बजट हो सकता है, लाइफ टाइम बजट हो सकता है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया 2000 रुपये हमें पर डे स्पेंड करना है, दैट इज बेसिकली बजट, कि कितना हम विलिंग हैं या हम कितना स्पेंड कर सकते हैं एक दिन में अपने एड्स को शो कराने के लिए, दैट इज बेसिकली बजट। फाइन, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब बजट और बिडिंग स्ट्रैटेजी में डिफरेंस ये होता है, बजट का मतलब कितना खर्च करना चाहते हैं हम, 1000, 2000, 5000, 10,000 पर डे, और बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किस तरीके से हम खर्च करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं केवल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस मान के चलता हूं कि हमने जो बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रखी है वो इंप्रेशन के बेसिस पर सेलेक्ट कर रखी है, और हमारा जो बजट है लेट्स से वो 5000 रुपए पर डे का है। तो अगर हमने इंप्रेशन के बेसिस वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर रखा है और हमारा पर डे का जो बजट है वो 5000 रुपए है, तो वो कुछ इस तरीके से हमारा बजट स्पेंड होगा कि जहां पर
हमारे ऐड को इंप्रेशन मिलने के चांसेस होंगे। भाई इनका जो एल्गोरिदम है, जैसे कोरा एड्स की बात कर लो या फेसबुक एड्स की बात करो, इनका जो एल्गोरिदम है ये डिटेक्ट करेगा, ये समझने की कोशिश करेगा कि भाई ये एक पर्सन एक्स है और एक ही पर्सन वाई है, अगर मैं वाई को ऐड दिखाऊं तो यहां पर उसको इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एक्स वाला जो पर्सन है वो जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट करी उसके रिलेवेंट नहीं है, वाई वाला पर्सन जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है, तो यहां पर हमें इंप्रेशन दिखाना चाहिए। तो उस इंप्रेशन को दिखाने के लिए वो जो वहां पर एड स्पेस होती है वहां पर एक ऑक्शन होगा, तो उस ऑक्शन में जीतने के लिए जो बिड का अमाउंट है वो कोरा अपने बैकएंड से इंक्रीज कर देगा, अगर हमने मैक्सिमाइज इंप्रेशन वाला जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो सेलेक्ट कर रखी है और वहां पर मुझे इंप्रेशन मिलने के चांसेस है। एक और एग्जांपल, मान लिया हमने क्लिक्स के बेसिस पर जो है वो बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रखी है, मुझे ज्यादा क्लिक ला कर दो, मैं कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म से ये बोल रहा हूं। उस पर्टिकुलर केस में जब कोरा के एल्गोरिदम को या सिस्टम को ये लगेगा कि भाई अगर मैं ये ए वाले पर्सन को ऐड दिखाता हूं तो प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा। अब ये कोरा के एड्स प्लेटफॉर्म को कैसे पता चला? भाई वो भी तो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बहुत सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनकी डेटा को कलेक्ट कर रहा है, उसकी मशीन लर्निंग के थ्रू और ज्यादा लर्निंग बढ़ती जा रही है, उसको समझ में आ रहा है कि इस बंदे के चांसेस ज्यादा हैं कि वो क्लिक करे, उसके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे सिस्टम को ये पता है। वहीं पर एक दूसरा पर्सन है वाई, ठीक है, उस पर्सन की एक्टिविटीज या उस पर्सन का इंटरेक्शन इस तरीके का नहीं था कि कोरा को लगे कि हमने अगर इसको इंप्रेशन दिखा दिया तो चांसेस कम है कि ये क्लिक करे, बट ये पहले वाले पर्सन के चांसेस ज्यादा है कि वो क्लिक करे। तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उस पर्सन को टारगेट कर रहा हो, या बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उस पर्सन को टारगेट करके अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के टारगेटिंग में वो फंस गया, वो पर्सन उसको ऐड दिख सकते थे, ठीक है। तो वहां पर कोरा का प्लेटफॉर्म क्या करेगा, अगर हमने क्लिक्स के बेसिस पर बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रखी तो हमारी जो बिड होगी उसको इंक्रीज कर देगा, किस लिए? ताकि हमारा जो इंप्रेशन है वहां पर हो पाए और हमें जो है वो क्लिक मिल जाए। अब जरूरी नहीं कि हमें क्लिक मिल ही जाए वहां पर, ये तो एल्गोरिदम का प्रेडिक्शन था कि हम यहां पर ऐड दिखाएंगे तो चांसेस है कि आपको क्लिक मिल जाए, उसके लिए उसने बिड अमाउंट बढ़ा दिया। तो बिड अमाउंट एक्चुअली क्या है? बिड अमाउंट है कि हम एक क्लिक के कितना देना चाहते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कितना अमाउंट हम एक क्लिक का देना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली द बिड अमाउंट। और कितना अमाउंट देना चाहते हो, दोगे तो भाई बजट से ही ना। तो बजट क्या होता है, कितना अमाउंट हम पर डे में स्पेंड करना चाहते हैं या कितना हम विलिंग है स्पेंड करने के, और वो जो पैसा है ना वो कैसे खर्च होगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय बिडिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ में आ गया? किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ले लो, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी बात ये आ गई कि सर हम देखते हैं कि कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म में हम जाएंगे, हमको बहुत सारी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो दिखाई देती है। सर ये बताइए कि सेलेक्ट कैसे करेंगे? क्या कोई तरीका है, क्या कोई रूल है इसका कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है? देखो, बिडिंग स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करने के लिए हमें दो चीजों का जो है वो ध्यान रखना होता है। पहली चीज कि बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारा हमेशा कैंपेन के ऑब्जेक्टिव से मैच होनी चाहिए। पहली चीज, जैसे आपका अगर ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से समझना, अगर आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है तो क्या करोगे? इंप्रेशन के बेसिस पर बिड करोगे या क्लिक्स के बेसिस पर बिड करोगे? क्लिक्स के बेसिस पर, क्योंकि ट्रैफिक आपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर लाना चाहते हो। तो पहला रूल यही होता है कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज हमेशा रिलेवेंट होनी चाहिए आपका जो कैंपेन का गोल है या आपका जो मार्केटिंग गोल है, फाइन, उसके पहली चीज। सेकंड जो चीज होती है वो ये होती है कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज डेटा के बेसिस पे भी डिसाइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है ना वो बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लूं, या कन्वर्जन बेस्ड जो भी बिडिंग स्ट्रैटेजी है कन्वर्जन बेस्ड, कि मुझे ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, वो मैं सेलेक्ट कर लूं। अब आपके अकाउंट में कन्वर्जन है नहीं, या कन्वर्जन है वो तो तगड़े नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। जितने कन्वर्जन चाहिए उस एल्गोरिदम को, सिस्टम को लर्न करने के लिए, ताकि वो और आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स ला कर दे सके, उतने कन्वर्जन्स आपके सिस्टम में है नहीं, या आपके जो डेटा है उसमें है नहीं, आपके पिक्सल ने उतने कन्वर्जन्स नहीं रिकॉर्ड किए हुए। तो दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाइन। पहली चीज कि जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी हो हमेशा कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होनी चाहिए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी जो सेलेक्ट करते हैं हम लोग वो डेटा के बेसिस पे भी सेलेक्ट करते हैं। तो अगर कन्वर्जन आए नहीं है तो फिर कन्वर्जन वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी क्यों सेलेक्ट करके रखें, है ना? बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर कितने तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं कोरा प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो बेसिकली 4 तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज आपको देखने को मिलेंगी कोरा प्लेटफॉर्म के अंदर। पहली आप देखोगे ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन, मतलब ज्यादा आप इंप्रेशन चाहते हो। दूसरी आप देखोगे ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, आप चाहते हो कि हमारा कैंपेन उन लोगों को ऐड दिखाए जिनकी चांसेस ज्यादा हैं कि वो उसके ऊपर इंटरेक्ट करे, क्लिक करे, और क्लिक्स के लिए हमारा जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज हो। इसी तरीके से आप देखोगे ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, इसके लिए भी मैंने आपको एक बेसिक
सी कंडीशन बताई है कि ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन तब बेहतर तरीके से काम करेगा जब आपके अकाउंट में पहले से कन्वर्जन आ चुके हों। और यहां पर चौथा जो है दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर ऐप इंस्टॉल। फाइन। और कोरा के प्लेटफॉर्म को भी ये पता है कि किस कैंपेन के अंदर उन्हें बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख लो, मैंने सभी कैंपेन वाइज यहां पर जो है बिडिंग स्ट्रैटेजीज को डिवाइड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि जब आप किसी भी स्पेसिफिक कैंपेन को बनाने जाओगे तो आपको किस टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज दिखाई देंगे। जैसे ट्रैफिक कैंपेन अगर हम रन करने जाएंगे तो हमें ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशंस और ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स बिडिंग स्ट्रैटेजीज दिखाई देंगी। देखो, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस ना हो ना, मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूं कि आप ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन करो। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस, आप चाहते हो कि आपके एड के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, तब तो ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन करो। अदरवाइज मैं हमेशा ना ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स करता हूं। बात ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे आपके जो टारगेट ऑडियंस है ना, उसके अंदर 5000 लोग हैं, केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस टारगेट ऑडियंस के अंदर कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। फाइन। अब इस बात को समझो, उसमें क्लिक्स वाले जो लोग होंगे उनकी एक्टिविटीज ज्यादा रिलेवेंट होंगी आपके बिजनेस की। क्लिक्स वाले क्यों ज्यादा रिलेवेंट होंगे? क्योंकि उन बंदों ने ऐसी एक्टिविटीज करी होंगी जिससे कोरा को लगता है कि इस पर्टिकुलर एड के ऊपर ये क्लिक कर सकते हैं, तो उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज करी होंगी। तो वहां पर आपको इस चीज का एडवांटेज मिलता है जब आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक करते हैं। तो उन 5000 लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन वाली रेंज में आ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स वाली रेंज में आ रहे होंगे। तो हम लोगों को उनको टारगेट करना है जो ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स वाली रेंज में आ रहे हैं, वो ज्यादा रिलेवेंट है हमारे। फाइन। तो इसलिए जब कभी आप ट्रैफिक चाहते हो तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक के ऊपर जाओ। कन्वर्जन कैंपेन के ऊपर जाओगे तो आपको ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन दिखाई देगा, ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स दिखाई देगा और ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन दिखाई देगा। थोड़े से कन्वर्जन आप लेकर अगर आ चुके हैं पहले से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन के ऊपर जाओ। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। देन ऐप इंस्टॉल कैंपेन में आपको ऑप्टिमाइज फॉर ऐप इंस्टॉल के ऊपर जाना है, अवेयरनेस कैंपेन में आपको इंप्रेशंस के ऊपर जाना है, और लीड्स कैंपेन जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने देखा था किस टाइप से हम लीड जनरेशन के कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं, वहां पर आपको या तो ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स जाना है या तो ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स जाना है। इंप्रेशन सब में ऑप्शन दिया हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इंप्रेशन के लिए जाएं। फाइन। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं न्यू कैंपेन के ऊपर जाता हूं, ट्रैफिक में मैं जाऊंगा और यहां पर मैं कुछ एक रैंडम सा डेली बजट सेलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक है। और नीचे आएंगे हम लोग, तो आप यहां पर देखो, ठीक है, जैसे मैंने ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट करा है, आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन योर एड यूनिट और ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन। दैट वी डोंट वांट। हम हमेशा ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स के लिए जो है वो यहां पर जाएंगे। फाइन। और यहां पर आप जो आपकी सीपीसी है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, अभी मैंने यहां पर कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, कोई ऑडियंस नहीं सेलेक्ट करी हुई है। जैसे मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा यहां पर, और यहां पर मैं टॉपिक्स में आ जाता हूं। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूं, इंडिया डिजिटल मार्केटिंग में सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहां पर कुछ चीजें दिखेंगी और अलॉन्ग विद दैट मुझे एक यहां पर आप देख रहे हो सजेस्टेड बिड दिख रही है कि मैं इस पर्टिकुलर बिड के साथ जा सकता हूं। आप बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कोई डेटा है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप इसी टाइप की जो सजेस्टेड बिड है उसके साथ आप जाएं, बिल्कुल आराम से जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऑक्शन इनसाइट्स वगैरह की रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑक्शन इनसाइट्स वगैरह की रिपोर्ट भी दिखाई देती है, तो वो जब रिपोर्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझे कितने में क्लिक्स मिल रही हैं, तो मैं उसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये क्लिक्स वाली बात हो गई। और उसके बाद देखो, सब में इंप्रेशन और क्लिक्स तो आपको दिख रहा है, तो लगभग सभी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ये दो चीजें तो दिखाई देंगी। उसके बाद अगर मैं लीड जनरेशन के ऊपर आ जाऊं, या फिर हम लोग पहले कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। ठीक है। कन्वर्जन में मैं 1000 रुपए का पर डे बजट सेलेक्ट करता हूं, कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, कन्वर्जन के लिए आपको अपना कन्वर्जन इवेंट जो है वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक बना रखा था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के नाम पे कन्वर्जन इवेंट, वो मैंने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है। अब हम लोग यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू के बाद, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशंस, और जैसे ही मैं बोलूंगा यहां पर ना कि ऑप्टिमाइज फॉर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कन्वर्जन, जो भी कन्वर्जन आप सेलेक्ट करोगे वो यहां पर शो हो जाएगा। तो देखो, बिकॉज योर कैंपेन हैव हैड लेस देन 20 complete registrations in the past week, choosing this option may result in decreased performance or reach until you have at least 20 conversions. We recommend optimizing for clicks. इन्होंने भी भाई बताओ ऑप्टिमाइजिंग फॉर इंप्रेशन क्यों नहीं रिकमेंड किया? क्योंकि इंप्रेशन से लीड थोड़ी ना मिल जाएगी आपको। लीड कब मिलेगी? जब इंप्रेशन होगा, क्लिक आएगा, तब आपको लीड मिलेगी। तो दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग यू टू गो फॉर ऑप्टिमाइजिंग फॉर क्लिक ऑप्शन रादर देन ऑप्टिमाइजिंग फॉर इंप्रेशंस। उसकी जरूरत नहीं है। फाइन। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि ये किस तरीके से काम करता है। देन यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ पुटिंग
कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप ये सारी चीज सेलेक्ट करेंगे ना, ऑप्टिमाइज फॉर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या क्लिक्स, यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग, ठीक है, इसके साथ आपको आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइन, नाउ विल कम बैक ओवर हियर, ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन होगा। लीड के लिए अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, मैं फिर से यहां पर क्विकली ना बजट डाल देता हूं, कंटिन्यू करता हूं, लीड जनरेशन के लिए मैं जा रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि लीड्स के लिए, लीड्स भी एक तरीके का कन्वर्जन है, तो वहां पर भी जब तक कुछ डेटा नहीं होगी ना, आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। उस तरीके से आप देख रहे हो ना कि जितने भी हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाते हैं, हमें इंप्रेशन और क्लिक्स देखने को मिलता है, और उसके बाद जो एक टाइप का और हमें जो है ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है कि उस कैंपेन का या उस जो यहां पर हमें दिख रहा है ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, उसके रिलेटेड हमें जो है वो एक बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। तो वही चीजें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा हमारे अकाउंट में डेटा क्या है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई ना, तो बिडिंग स्ट्रैटेजी कोरा की बड़ी आसानी से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस, जब कभी हम लोग किसी भी एड प्लेटफॉर्म को स्टडी करते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि उस एड प्लेटफॉर्म का अकाउंट स्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब अकाउंट की जो हायरार्की है वो किस तरीके की है। सबसे पहले हमें कैंपेन देखने को मिलता है, उसके बाद हमें एड सेट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें एड्स देखने को मिलते हैं। तो हमें ये भी समझना होता है कि किन सिचुएशंस में हम मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं और किन सिचुएशंस में हम मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे, और कैंपेन लेवल की कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, एड सेट लेवल की कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं आपको, तो जैसे अगर मुझे 2 सिटीज में टारगेटिंग करनी है, 2 डिफरेंट लोकेशंस में टारगेटिंग करनी है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे सिनेरियो में हमें 2 डिफरेंट कैंपेन्स बनाने या 2 डिफरेंट एड सेट्स बनाने। अगर हमें मोबाइल डिवाइस के लिए एक अलग एड सेट बनाना है या डेस्कटॉप डिवाइस के लिए एक अलग एड सेट बनाना है, तो ऐसा हमें क्यों करना है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमें किसी भी प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पता होगा कि कैंपेन लेवल पर कौन सी सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, एड सेट लेवल पर कौन सी सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, जब हमें कुछ टेस्टिंग करनी होती है विद रिगार्ड्स टू लोकेशन, विद रिगार्ड्स टू ऑडियंसेस, विद रिगार्ड्स टू बिडिंग, तो हमें डिफरेंट कैंपेन्स बनाने या डिफरेंट हमें एड सेट्स बनाने। फाइन, तो अगर मैं इन जनरल यहां पर बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर आपको दिख रहा होगा कोरा प्लेटफॉर्म के अंदर जो अकाउंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, यहां पर अगर आप देखो तो कैंपेन आपको दिख रहा है। फाइन, तो हम सबसे पहले बनाएंगे अपना कैंपेन, और अगर कैंपेन लेवल की सेटिंग्स की बात करें तो ज्यादा आपको सेटिंग्स मिलती नहीं है। कैंपेन लेवल पर केवल आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि आपके कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके साथ साथ आप बजट सेलेक्ट करते हो, और उसके साथ साथ आप ये सेलेक्ट करते हो कि आपका जो एड्स रन होने हैं वो कब से स्टार्ट हो, मतलब एक तरीके से शेड्यूलिंग जो है वो आप सेट करते हो। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। तो मेजर जो सेटिंग्स होती हैं कोरा प्लेटफॉर्म के अंदर, कोरा एड्स के अंदर, वो हमें किस लेवल पर मिलती हैं, एड सेट लेवल पर। फाइन, तो यहां पर केवल एक एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो है ना वो कोरा का ही जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहीं से ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो पिक किए गए हैं। फाइन, तो अब यहां पर आप देखो तो एक एड सेट बनाया गया और एक एड सेट 2 बनाया गया। तो इन दोनों के अंदर टारगेटिंग सेम है, मतलब यहां पर भी हमने टॉपिक्स टारगेटिंग ही करके रखी है, और यहां पर भी हम लोगों ने टॉपिक्स की ही टारगेटिंग करके रखी हुई है। बट इसमें हम लोगों ने डेस्कटॉप टारगेटिंग को सिलेक्ट किया और इसमें हमने मोबाइल टारगेटिंग को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि एड सेट लेवल पर ही आपको बिड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और मोबाइल टारगेटिंग के लिए बिड अलग होती है। मतलब आपका एड जब मोबाइल के ऊपर दिखेगा ना, तो वहां पर जो ऑक्शन हो रहा होता है मोबाइल डिवाइस के लिए, वहां पर जो बिड है वो डिफरेंट टाइप की होगी, ये डिफरेंट बिड होगी, और यहां पर जो आप बिड देखोगे डेस्कटॉप के लिए वो डिफरेंट होगी। तो दोनों के ऊपर हमारा ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक एड सेट में डेस्कटॉप टारगेटिंग कर दी, एक एड सेट्स में हम लोगों ने मोबाइल टारगेटिंग कर दी। इसी तरीके से जेंडर वाइज भी आप बना सकते हो। एक एड सेट के अंदर आपने केवल मेल्स को टारगेट कर दिया, एक एड सेट के अंदर आपने केवल फीमेल्स को टारगेट कर दिया। बट ये समझ में आना चाहिए कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंट्रोल मिल सके और हम समझ सकें कि अगर मेल्स में हमें ये रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें बिड बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही चीजें आप एक ही पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर टारगेट करके रखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप कोई बिड चेंज करते हैं तो उसका इंपैक्ट दोनों ही जेंडर्स पे आएगा, या दोनों ही टाइप की टारगेटिंग के ऊपर आएगा, मेल के ऊपर भी आएगा, फीमेल के ऊपर भी आएगा। तो वहां पर आपके हाथ से कंट्रोल जो है वो निकल गया। फाइन, अगर आप बहुत ज्यादा ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑडियंस अगर आपको सेलेक्ट करनी है, तो फिर वहां पर क्या रिकमेंडेड है कि आप मल्टीपल एड सेट्स बना लो। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीपल एड सेट्स बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस सेट का एक तरीके का ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप को आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे एड सेट लेवल पर, क्योंकि टारगेटिंग जो है वो अब
एड सेट लेवल पर अलग अलग आपने कर दिए। तो किसी भी पर्टिकुलर टारगेटिंग में अगर कोई सेटिंग्स में आपको चेंजेस करने, तो उस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर ही चेंजेस करने होंगे, और उसकी जो आपको रिपोर्टिंग है वो भी आपको केवल उसी पर्टिकुलर एड सेट की देखनी होगी। तो बात क्या समझ में आ रही है कि सर स्ट्रक्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज में बहुत ज्यादा है कि हमारे पास कंट्रोल अच्छे से अच्छा रहे, ताकि हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर पाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही एड सेट बनाया और सब कुछ ना उसी एड सेट के अंदर डाल दिया, वो चीज यहां पर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एड्स भी अगर आप देखो तो ये एक एड 1 है, ये एक एड 2 है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए अलग एड है। तो ये पर्टिकुलर एड सेट के अंदर जो हमने टारगेटिंग करी है उससे रिलेवेंट हम लोग ये एड कॉपी बनाएंगे यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर जो भी हम लोगों ने टारगेटिंग करी उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एड कॉपी बनाएंगे। अब देखो जैसे कोई एक पर्टिकुलर क्रिएटिव है, फाइन, तो उसके जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, उसके जो कॉपी राइटिंग है, वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हो सकती है। भाई मेल्स को हम दूसरे तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, फीमेल्स को हम दूसरे तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। तो हमने अगर दो डिफरेंट डिफरेंट जो है एड सेट्स बनाए बेस्ड ऑन द जेंडर, तो उस पर्टिकुलर केस में मेल्स के लिए हमारी ये कॉपी राइटिंग हो गई और फीमेल्स के लिए हमारी ये कॉपी राइटिंग हो गई। आपको बात समझ में आ रही है कि कंट्रोल का यहाँ पर क्या मतलब है? फाइन। तो अगर मैं इस चीज के आपको सेटिंग्स भी दिखाऊं, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी कि कैंपेन लेवल की अपनी सेटिंग होती है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कैंपेन बनाया हुआ है, तो अगर मैं इसके ऊपर एडिट पे जाऊंगा तो आप देखो कि आपको कैंपेन लेवल की सेटिंग्स दिख रही है। दैट्स इट। कैंपेन का नाम रख लो, यहाँ पर आपका कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सेलेक्ट कर लो, मैक्सिमम बजट, और जो आपको शेड्यूल सेट करना है अपने कैंपेन के रन होने का वो सेलेक्ट कर लो। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं कैंपेन लेवल की सेटिंग्स पे। कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? एड सेट लेवल की सेटिंग्स पे। तो अगर आप देखो ये एड सेट का नेम है, अब एड सेट लेवल की सेटिंग्स पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर देखो आप एडिट का बटन आपको दिख रहा है, आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल कम टू द एड सेट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप अपनी टारगेटिंग और जो भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए जो सजेस्टेड बिड है वो ये है। तो अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक टू कैंपेन आऊँगा एक बार के लिए, कैंसिल कर दूंगा चेंजेस, और यहाँ पर हम लोग वापस एड सेट के ऊपर आ गए। आपको क्या करना है, जैसे ये मेल के लिए था, एक फीमेल के लिए हमें बनाना, तो इसको डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पर एक और एड सेट बन जाएगा, उसके अंदर जाकर टारगेटिंग चेंज कर दो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम लोग एड सेट्स बनाएंगे वो किस तरीके से हम बनाएं और किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट करें। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई बिलीव इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एड सेट के स्ट्रक्चर का क्या रोल है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बेसिकली एक तरीके से आपको हेल्प करेंगे कोरा एड्स में, कि आपको एड सेट के स्ट्रक्चर से कैंपेन के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से देखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, टेस्ट 2 to 4 एड सेट्स पर कैंपेन टू टेस्ट टारगेटिंग टाइप्स, जो मैंने बताया भी आपको। अगर आपको लग रहा है अलग अलग टारगेटिंग बनानी वो कर लें, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, लोकेशंस या फिर टॉपिक्स, ग्रुप्स को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गो अहेड एंड क्रिएट एटलीस्ट 2 to 4 एड सेट्स। एक एड सेट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज यूज द बल्क एड ऑप्शन फॉर एडिशनल सजेशंस, ये आपको एड सेट लेवल पर मिलता है। यहाँ पर मैं एड सेट लेवल पर आ चुका हूँ, अब मुझे नया एड सेट क्रिएट करना है। आई क्लिक ऑन क्रिएट एड सेट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लेट्स से बिहेवियरल टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो टारगेटेड इंटरेस्ट, जैसे मैं यहाँ पर उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आई कैन डू दिस। और व्हाट आई कैन डू इज कि मैं बल्क ऐड के ऊपर जाऊंगा और मैं यहां अगर डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, मुझे कुछ एडिशनल सजेशंस भी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एडिशनल सजेशन आपको तब नहीं मिलेंगे जब आप यहाँ पर टाइप करोगे। यू हैव टू गो टू बल्क ऐड, और उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एक जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह है वो डालना पड़ेगा एक तरीके से, जो आपका सीड इंटरेस्ट होता है उसको आप डालेंगे, देन यू कैन लाइक गेट मोर सजेशन, उसके हिसाब से फिर फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये एक और पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं करना है आपको कि एक एड सेट्स के अंदर जो आपने टारगेटिंग सेलेक्ट करी है वही टारगेटिंग आप दूसरे एड सेट्स के अंदर भी सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा अवॉइड करें कि ओवरलैपिंग ना हो, यूनिकनेस बनी रहे, ठीक है। फोर्थ इज इफ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल लोकेशंस, बिल्ट आउट लोकेशन स्पेसिफिक एड सेट्स और कैंपेन्स, जो मैंने आपको बताया, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था। नंबर फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, cost tends to differ across devices, so you can bid effectively by isolating desktop devices in one ad set and creating a duplicate ad set to target mobile, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप क्या करो कि एक जो आपने एड सेट बनाया उसमें दोनों ही चीज़ों को ना टारगेट करो आप। एक एड सेट में आप मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करो, एक में आप लैपटॉप डिवाइसेस को टारगेट करो या डेस्कटॉप डिवाइसेस को टारगेट करो, सो दैट कि अगर आपको बिड में कुछ चेंजेस करना है तो आप बड़ी आसानी से कर सको और चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सको। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेस क्लियर हो गया हो कि एड सेट्स के साथ आपको किस तरीके से खेलना है। हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोटेड आंसर टाइप्स ऑफ कैंपेन्स के बारे में। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के नीचे कोई
आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि उस आंसर की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, तो हम एक ऑडियंस डिफाइन करेंगे और उन लोगों को ये जो आंसर हम लोगों ने लिखा है ये हम दिखाएंगे। तो एक दो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के कैंपेन से रिलेटेड, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर प्रमोटेड आंसर्स हैं, यहाँ पर प्रमोटेड क्वेश्चंस नहीं है। मतलब आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को नहीं प्रमोट करो, आप अपने आंसर को प्रमोट करो। पर जब आप अपने आंसर को प्रमोट करोगे तो वो जो आंसर दिखेगा केवल आंसर तो दिखेगा नहीं, तो अगर किसी को भी वो आंसर दिखता है तो अलॉन्ग विद दैट एक क्वेश्चन भी दिखेगा जिस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होगा। तो यूजर को क्या दिखेगा, यानी कि जब आप ऐड रन करेंगे तो जो भी आपका ऐड देखेगा उसको एक्चुअली क्या दिखेगा, एक क्वेश्चन जिसका आपने आंसर लिखा है और उसके साथ साथ आपका जो आंसर है वो दिखेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसा नहीं केवल आप अपनी प्रोफाइल के जो आंसर्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, आप दूसरों की प्रोफाइल के भी आंसर्स को प्रमोट कर सकते हैं और इसका बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी और मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं, ठीक है, तो मेरी एक प्रोफाइल बनी होगी और मेरी ही कंपनी में कोई मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग हेड है या सीएफओ है, फाइन, या फाउंडर है, लेट्स से कोई फाउंडर और है, को फाउंडर है, उसकी भी प्रोफाइल बनी हुई है। तो उन्होंने हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, लोगों के जो सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिक किए और उन क्वेश्चंस के बेहतर तरीके से आंसर्स दिए। तो उन आंसर्स को हम उनकी प्रोफाइल के साथ प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी एक अथॉरिटी बिल्ड करने वाली बात हुई। तो आप ये मत समझें कि अगर आपने अपने ऐड अकाउंट से जो है प्रमोशन करना है तो आप केवल अपनी प्रोफाइल के ही आंसर्स को प्रमोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी टीममेट के, कंपनी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी आंसर्स को आप प्रमोट कर सकते हो और इसका फायदा मिलता है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। जब लोग देखेंगे तो उस प्रोफाइल के साथ और भी चीजें जाती है ना, कि प्रोफाइल जिस पर्सन की है उसकी अपनी अथॉरिटी क्या है, फाउंडर है, को फाउंडर, तो ऐसी चीजें भी आपके आंसर के साथ जाती हैं जो कि मायने रखती हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर जो आप प्रमोटेड आंसर्स वाला कैंपेन बनाने जाएंगे उसमें जो हमारा आर्ट दिखेगा वो किस तरीके का दिखेगा, पहले ये समझ लेते हैं। फाइन, तो आप यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर मैं आ जाता हूं एक बार के लिए और यहां पर अगर आप देखो तो प्रमोटेड बाय LALHIT लिखा हुआ है। फाइन, तो इस तरीके का आपका भी क्वेश्चन जो है जिसका आपने आंसर दिया है वो दिखाई देगा, ये क्वेश्चन होगा और ये यहाँ पर जो है वो आंसर दिखाई देगा। तो यूजर क्या कर सकता है, मोर करके इस और आंसर को डिग इन कर सकता है और यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करेगा तो दिस इज बेसिकली अ कॉल टू एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो भी लैंडिंग पेज वगैरह होगा या जो भी आपकी वेबसाइट का पेज होगा जहां पर भी आप यूजर को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आप उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आप देखें कौन कौन से, ये आंसर है जो बेसिकली इस प्रोफाइल के ऊपर लिखा गया। तो अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर होती है, जो प्रोफाइल का यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये भी शेयर होती है। तो ये एक तरीके से हर पर्सन को ना जब दिखेगी किसी यूजर को तो उसके लिए भी एक अथॉरिटी का काम जो है वो करेगी। फाइन, तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक जो कैंपेन है उसको बनाना शुरू करते हैं, इस टाइप का कैंपेन। और आपको ध्यान से देखना है जहां जहां पर ये कैंपेन दूसरे टाइप के कैंपेन से अलग है वहां पर मैं आपको बताता रहूंगा। तो मैं न्यू कैंपेन में जाऊंगा, ठीक है, और इसके लिए आप कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऐप इंस्टॉल्स। फाइन, तो मैं यहाँ ट्रैफिक पे आ जाता हूँ और अपना डेली जो बजट है वो लेट्स से 1000 रुपीज में रख दूंगा। देन विल क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू, ठीक है। अब अपना जो हमने आंसर सेलेक्ट किया है कि मुझे किसी स्पेसिफिक आंसर को प्रमोट करना है, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द बिगेस्ट लेसन्स यू हैव लर्नड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं डाला हुआ था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कोरा के ऊपर था और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने भी इसका एक आंसर जो है वो लिख दिया। नाउ आई वांट कि ये वाला जो आंसर है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो किन लोगों तक पहुंचे उसके लिए मुझे ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जो ऑडियंस डिफाइन करने का क्राइटेरिया वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रमोटेड आंसर्स लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं एडसेट पे आ चुका हूं, यही मुझे ऑडियंस डिफाइन करनी और जो भी लोकेशन होगी मेरी, लेट से इंडिया है तो मैं यहाँ पर इंडिया जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर। फाइन, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, उन लोगों को टारगेट करना है जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा इंटरेस्ट में और यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइन, तो मैं उन लोगों को जो है वो यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे उनके जो वीकली इंप्रेशंस वगैरह हैं, जो उसका एस्टिमेट है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। आई कैन लाइक नैरो डाउन, अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं नैरो डाउन वगैरह भी कर सकता हूँ। फाइन, तो यहाँ पर मैंने एक बिहेवियरल टारगेटिंग कर दी। बाकी अगर आपको कोई और एडिशनल टारगेटिंग करनी है, जैसे को डिवाइसेस या ब्राउजर सेलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो जो है वो एड सेट्स बनाया करें, एक में मोबाइल को टारगेट करें और एक को जो है आप डेस्कटॉप में टारगेट करें। फाइन, और उसके बाद जेंडर वाइज है और किसी अगर क्वेश्चन को आपको एक्सक्लूड करना है दैट यू कैन ऑल्सो डू, बट इसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेसमेंट्स आप देख लें, एड डिलीवरी ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक और जो सजेस्टेड बिड है आई विल गो विद दैट ओनली। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो
एडसेट लेवल पर कोई बदलाव नहीं आया। बाकी जैसे कैंपेन्स आप कोरा के ऊपर बनाते हो सेम उसी टाइप का कैंपेन यहाँ पर भी बनेगा इस पर्टिकुलर टाइप के भी ऐड के लिए। बट यहाँ पर आप देखो इमेज ऐड है, टेक्स्ट ऐड है। अब यहाँ आपको जो है ना प्रमोट एंड आंसर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्रमोट एंड आंसर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना बिजनेस नेम जो है वो लिख देंगे। तो प्रमोटेड बाई में यहाँ पर आता है तो उमर तस्कीर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और उसके बाद आपको अपना आंसर का यूआरएल यहाँ पर मेंशन करना है जिसको आप प्रमोट करना है। अब वो आंसर का यूआरएल आप कैसे निकालोगे ये देख लो। तो फॉर एग्जांपल मैं जो आपसे बोल रहा था कि जैसे मैंने माना कि ये वाला जो आंसर है ये हमने लिखा है, आई वांट टू प्रमोट दिस आंसर, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने आंसर्स किए होंगे। अब ये लोड हो जाएगा यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 8,900 फॉलोअर्स हैं इस क्वेश्चन के, फाइन। तो अब आप ढूंढोगे कहां पर यहाँ पर अपना क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखता है, यू हैव रिटन एन आंसर, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, फाइन। अब यहाँ पर देखो जब कभी आप ऐसी जगह पर आ जाओ जहां पर केवल और केवल ना आप का ही आंसर हो और यहाँ पर कोरा हो और यहाँ क्वेश्चन हो और उसके बाद आंसर हो और फिर आपकी प्रोफाइल का नेम हो यहाँ पर, कि जो भी आपकी प्रोफाइल का नेम है, तो आपको ये वाला जो यूआरएल है ना ये वाला पिक करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो शुरुआत करते हैं उनको नहीं पता होता है, वो यहाँ क्वेश्चन वाले यूआरएल के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस वाले यूआरएल, ये वाले यूआरएल पे नहीं जाना, आपको अपना आंसर ढूंढना है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जब आपका आंसर आ जाएगा आपको ये वाला जो यूआरएल है वो उठाना है और आपको यहाँ पर एड्स प्लेटफॉर्म में आके यहाँ पर ये वाला जो यूआरएल है आप डाल देंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपको प्रीव्यू एक्चुअली किस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मेंशन करी है उसका प्रीव्यू आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ना नीचे कहीं हमें कॉल टू एक्शन तो दिख नहीं रहा है। तो कॉल टू एक्शन के लिए जैसे यहाँ पर भी जो आप कॉल टू एक्शन देख रहे थे ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, ये कॉल टू एक्शन भी ना बेसिकली एक आंसर के ही अंदर का पार्ट है, फाइन। तो आंसर में ही ये चीज मेंशन करी गई। तो आप क्या करोगे, आप इस आंसर को अगर एडिट करना चाहो दैट यू कैन ऑल्सो डू। जैसे मैं यहां पर जाता हूं और एडिट आंसर के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर जाने के बाद ना आप अपना लिंक वगैरह अगर आप यहां पर अटैच करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड एंड पुट योर लिंक ओवर हियर। यहां पर आप अपना लिंक जो है उसको अटैच कर दें। जैसे मैं लर्न मोर लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एंकर टेक्स्ट हो गया और इसके ऊपर मैं अगर कोई लिंक लगाना चाहता हूं वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो एक तरीके से कॉल टू एक्शन का काम करेगा। बट आप ये मान के चले कि यहाँ पर आपको कोई कॉल टू एक्शन का ऑप्शन मिलता है, वो आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी। तो बेसिकली अगर आपने कोई आंसर लिखा और वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, काफी यूज होता है ये भी, ठीक है। तो आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी विद रिगार्ड्स टू ये जो प्रमोट एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ एड है उसको लेकर। गाइस लिस्ट मैच ऑडियंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास कुछ लोगों के ईमेल एड्रेसेस हैं, अब वो ईमेल एड्रेसेस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं कि वो ईमेल एड्रेसेस आपके पुराने जो कन्वर्टर्स हैं उनके हो सकते हैं, या हो सकता है आपने कहीं से स्क्रैप किए हो वो ईमेल एड्रेसेस, तो सोर्स कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं तो उनको आप एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको आप कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों की भी प्रोफाइल उस ईमेल एड्रेस से मैच करेगी उन लोगों को आपका ऐड दिखेगा, मतलब वो लोग अब आपकी टारगेट ऑडियंस में आ जाएंगे। अब समझते हैं कि लिस्ट मैच ऑडियंस का बेनिफिट क्या है। यहां पर देखो लिखा हुआ है एडवर्टाइजर्स रिपोर्ट 2x हायर CTRs फॉर लिस्ट मैच ऑडियंसेस व्हेन इट कम्स टू लॉग्ड इन यूजर्स। मतलब वही है कि आपने जिन लोगों की भी ईमेल एड्रेस जो है वो अपलोड किया हुआ है वो जब मैच करेंगे लॉग्ड इन यूजर से तो वो आपकी जो ऑडियंस है वो बन जाएगा। यू कैन टारगेट लिस्ट ऑफ कोरा यूजर्स बाय अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस। ऑडियंसेस कैन देन बी यूज्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो टारगेट कर सकते हो आप एग्जिस्टिंग लीड्स को, मोर कन्वर्जन्स आप ला सकते हो इससे, उनकी ही लुक अलाइक बनाकर आप और स्केल कर सकते हो चीजों को। और जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट है, मान लिया वो अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर की लिस्ट थी तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, या जो भी ईमेल एड्रेसेस आपने अपलोड किए उन ऑडियंस को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल वेज बनते हैं लिस्ट मैच ऑडियंस को यूज करने के, वो यहाँ पर मेंशन है, फाइन। तो गाइस किस तरीके से लिस्ट मैच ऑडियंस क्रिएट करती है इसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ से हम लोग को ऑडियंस क्रिएट करनी है, बट उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ना लिस्ट होनी चाहिए, वो ऑडियंस के ईमेल्स होने चाहिए ना। तो वो किस फॉर्मेट में होंगे वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो देखो जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेज यहाँ से आपने इस टाइप की जो ऑडियंस है वो निकाल रखी, तो आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा आपको CSV फॉर्मेट में, और आपको आपके सारे ईमेल्स ना इस तरीके से लाइन बाय लाइन यहाँ पर मेंशन करने होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने कुछ ईमेल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो यहाँ पर तो लगभग आपको यहाँ पर 98
to 100 अप्रोक्सीमेटली जो ईमेल्स है वो आपको दिख रहा है। तो आपको इसी तरीके से ना लाइन बाय लाइन आपको सारे ईमेल जो है वो मेंशन कर देने, बाकी आपको कोई भी चीज नहीं मेंशन करनी, सीधे सीधे आपको ईमेल्स मेंशन कर देने। देखो अगर किसी भी लाइन में ईमेल्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वहां पर वो एरर जो है वो आपको शो कर देगा कि इतने ही ईमेल जो है वो मैच हुए, बाकी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फाइन, तो आपको देखना है कि जो सही फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में जो आपके ईमेल्स है वो यहाँ मेंशन हो, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन करके। फाइन, इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है अपने कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्रिएट ऑडियंस करना है, लिस्ट मैच करना है, नेक्स्ट के ऊपर जाना है हमें, और हमें हमारा जो ऑडियंस नेम है वो रख देता हूं मैं। तो मान लिया यहाँ पर हमारे कन्वर्टर्स हैं तो मैं कन्वर्टर्स रख देता हूं। अब देखो यहाँ पर आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करके रखें, प्लीज हैश माई डेटा फॉर मी बिफोर अपलोडिंग टू कोरा। कहने का ये मतलब है कि आप जो यहाँ पर शीट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चाहेंगे कि वो डेटा जो है ना वो इनक्रिप्टेड रहे। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि वो इनक्रिप्ट कर दे डेटा को, या फिर अगर आपने पहले ही कर रखा होता है इंक्रिप्शन तो वो यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको। बट ज्यादातर केसेस में आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें क्योंकि ये आपके पास डेटा होती है और इस डेटा को बेसिकली आपको जो है वो अपने सिस्टम में यहां पर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो बस यहां पर आप अपनी जो डेटा है उसको सेलेक्ट करके यहां पर आप क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट, और आपकी जो ऑडियंस है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो आपको कोई यहां पर हेडर्स भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आपको लिखने के ऊपर जरूरत नहीं कि ये ईमेल है। फाइन, आपको बस लाइन बाय लाइन, वन बाय वन करके ना जो ईमेल्स हैं वो यहां पर मेंशन कर देने। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एट्रीब्यूशन मॉडल और क्लिक थ्रू विंडो क्या होती है और व्यू थ्रू विंडो क्या होती है कोरा एड्स के अंदर, इसकी हम लोग बात करेंगे। कन्वर्जन से रिलेटेड ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर जो कोरा एड्स है वो किस टाइप का एट्रीब्यूशन मॉडल को यूज करता है। तो कोरा एड लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल को यूज करता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एट्रीब्यूशन मॉडल है ये। अब ये लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल का क्या मतलब होता है और एट्रीब्यूशन मॉडल का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मुझे कोरा के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐड दिखा, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, मैं एक लैंडिंग पेज के ऊपर गया, बट वहां पर मैंने कोई भी कन्वर्जन नहीं किया, और जिस कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी जो कन्वर्जन है वो कोरा एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर डिफाइंड है और पिक्सल भी हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर लगा हुआ है। बट एज अ यूजर मैंने उस ऐड को देखा, उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं लैंडिंग पेज के ऊपर जाता हूं बट कन्वर्जन नहीं करता हूं, ठीक है। कन्वर्जन मैं किसी दूसरे तरीके से कर देता हूं जाकर बाद में। फॉर एग्जांपल जब मैं लैंडिंग पेज के ऊपर जाता हूं तो हो सकता है मुझे उस वेबसाइट का, उस लैंडिंग पेज का जो यूआरएल हो वो ध्यान हो गया हो, ठीक है, और उस यूआरएल को मैं बाद में कभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद एंटर करता हूं और वहां पर जाकर कन्वर्जन कर देता हूं। तो एक्चुअली जो कन्वर्जन हुआ है उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? पेड एड्स को जाना चाहिए, किसी स्पेसिफिक कैंपेन को जाना चाहिए, या वो जो कन्वर्जन है वो डायरेक्ट को एट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि इस बार मुझे उस लैंडिंग पेज का, उस वेबसाइट का यूआरएल पता, तो मैंने डायरेक्टली यूआरएल को मेंशन किया और वहां से मैंने कन्वर्जन कर लिया। तो आखिर ये जो कन्वर्जन है ना ये किसको एट्रीब्यूट होगा, इस चीज को डिसाइड करते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल। तो वैसे तो अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे गूगल एड्स की बात करें, तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन मॉडल को वो सपोर्ट करता है, काफी एडवांस प्लेटफॉर्म है वो एड्स का। यहाँ पर अगर मैं कोरा एड्स की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हमें एट्रीब्यूशन मॉडल्स को सेलेक्ट करने के या उनके बीच में चूज करने का ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एक लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल ही मिलता है, तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस भी चीज से लास्ट क्लिक आया हुआ है, जिस भी एड से लास्ट क्लिक आया हुआ है कन्वर्जन से पहले, मतलब मैंने अभी कन्वर्जन किया उससे पहले मैंने जिस भी एड के साथ इंटरेक्ट किया था उस एड को जो है वो कन्वर्जन जो है वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। फाइन, कि भाई इस पर्टिकुलर एड से कन्वर्जन आया। तो मान लेते हैं अगर मैंने कन्वर्जन करने से पहले 2 एड्स के साथ इंटरेक्ट किया था, जिससे मैंने सबसे लास्ट में इंटरेक्ट किया था जिस एड से, उस एड को या उस एड ग्रुप को या उस कैंपेन को जो मेरा कन्वर्जन है वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। फाइन, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर चलता है। और अब हमें समझना है कि आखिर क्लिक थ्रू विंडो क्या होती है या व्यू थ्रू विंडो क्या होती है। देखो, क्लिक थ्रू विंडो का मतलब ये होता है कि हमें एक सेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है कि हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद कितने दिनों के अंदर अगर वो कन्वर्ट करता है, तो मैं मान के चलूंगा कि वो वाला कन्वर्जन उस ऐड को एट्रीब्यूट हो जाए या वो वाला कन्वर्जन उस ऐड को एट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज बेसिकली क्लिक थ्रू विंडो। अब क्लिक थ्रू विंडो का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 90 डेज का होता है, मतलब 1 दिन से 90 डेज के बीच में आप सेट कर सकते हैं। बट कोरा एड्स का प्लेटफॉर्म जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बाय डिफॉल्ट आपको 28 डेज की जो यहाँ पर एट्रीब्यूशन विंडो है क्लिक थ्रू रेट के अंडर वो आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बेहतर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आप कोरा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे एक बार,
तो अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देखो, आपको कन्वर्जन विंडो का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्लिक थ्रू विंडो और व्यू थ्रू विंडो का ऑप्शन दिख रहा है। मैं एडिट करता हूँ एक बार। तो क्लिक थ्रू विंडो में आप 90 डेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 100 डेज करूँ तो आप देखो यहाँ पर आपको एरर दे देगा कि 1 से 90 डेज के बीच में ही आप कर सकते हो। 28 डेज जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है उसी को आपको यूज करना है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो उसके 28 दिनों के अंदर भी अगर वो कोई कन्वर्जन करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, या जो भी आपका डिफाइंड कन्वर्जन है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो करता है, लैंडिंग पेज के ऊपर करता है, तो वो वाला जो कन्वर्जन है वो जो है उसी पर्टिकुलर ऐड को जो है वो एट्रीब्यूट होगा। और ये सारा जो खेल है वो होता है कोरा पिक्सल की हेल्प से, क्योंकि वो आपके ब्राउजर में कुकी जो है वो ड्रॉप कर दी, तो ट्रैक करती रहती है कि भाई हाँ ठीक है कि ये वाला जो पर्सन है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आया हुआ था और इस पर्सन ने हमारे एक ऐड के ऊपर क्लिक किया था। अब ये अगर कन्वर्ट करता है, यही ब्राउजर से अगर कन्वर्जन होता है, तो वो फिर आपको एट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब कुकीज वगैरह डिलीट हो जाती है, थोड़ी सी जो डेटा है वो रियल नहीं रहती है, थोड़े से डेटा में प्रॉब्लम आ जाती है। दिस इज बेसिकली क्लिक थ्रू विंडो। सीधा सा मतलब है कि क्लिक करने के कितने दिनों बाद तक अगर वो कन्वर्ट करे तो आप उसको कन्वर्जन में एट्रीब्यूट करना चाहते हैं। देन व्यू थ्रू विंडो, ठीक है। तो व्यू थ्रू विंडो का मतलब ये होता है, जैसे वो क्लिक थ्रू है वैसे ये व्यू थ्रू है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके ऐड के इंप्रेशन होने के बाद कितने दिनों के भीतर अगर वो कन्वर्ट हो तो फिर उस ऐड को वो एट्रीब्यूट है। जैसे किसी ने आपका ऐड देखा, उसका इंप्रेशन हुआ, व्यू किया केवल उसने, तो वही पर्सन अगर एक दिन के अंदर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाकर कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर मैंने व्यू थ्रू विंडो का जो यहाँ पर टाइम पीरियड 1 डे रखा हुआ है, तो फिर वो वाला जो कन्वर्जन है वो उस पर्टिकुलर ऐड को एट्रीब्यूट हो जाएगा व्यू थ्रू विंडो के थ्रू, ठीक है। तो व्यू थ्रू विंडो का जो टाइमिंग है वो अगर आप देखो तो 1 डे है यहाँ पर, और जो क्लिक थ्रू विंडो की टाइमिंग है वो 28 डेज है। बात समझ में भी आती, जिसने क्लिक किया उसको थोड़ा ज्यादा मौका मिलेगा और जिसने क्लिक नहीं किया, केवल व्यू किया, उसको उतना ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूशन मॉडल की सेटिंग्स हमें कहाँ देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर गया था अकाउंट सेटिंग्स में, और अकाउंट सेटिंग्स में आपको ये देखने को मिलेगी। आपको ऐसे टच नहीं करना है इनको, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्टेड है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसमें कोई भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि कई बार रिपोर्टिंग में भी आपको ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कोरा एड्स को या कोरा कैंपेन जो होते हैं हमारे, उनको हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको हम लोगों ने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि आप हर लेवल पर किस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है ये आप समझ सकें। मतलब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कैंपेन लेवल पर आपको कौन सी सेटिंग्स रखनी है, फिर एड सेट लेवल पर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एड्स लेवल पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तीनों लेवल्स पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो कैंपेन लेवल का ये है, चूज कैंपेन्स अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट कैंपेन्स फॉर डिफरेंट पर्पस। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बस लग रहा है कि आपका जो ट्रैफिक कैंपेन है ना वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस ट्रैफिक कैंपेन ही हम लोग चलाए चले जा रहे हैं। अगर कन्वर्जन्स आ चुके हैं हमारे पास, कन्वर्जन्स वगैरह प्रॉपर्ली डिफाइंड हैं और वहां से कन्वर्जन्स हमें मिले भी हैं, तो फिर हम कन्वर्जन कैंपेन क्यों ना टेस्ट करें, फाइन। तो आपको समझना पड़ेगा जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कैंपेन टाइप्स दिए हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, ये ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो उस पर्पस के हिसाब से हमें जो है हमारे कैंपेन्स को रन करना और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करने हैं। सेकंड जो है बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू आर हिटिंग योर बजट कॉन्स्टेंटली यू कैन इंक्रीज बजट फॉर बेटर रीच। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपने पर डे का बजट रखा हुआ है वो पूरे का पूरा जो बजट है वो खर्च हुआ जा रहा है और आपको रिजल्ट्स भी रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है, तो क्यों ना हम बजट को इंक्रीज करके थोड़ी सी अपनी रीच बढ़ाएं ताकि हम और ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं उनको ला सके, फाइन। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपका बजट स्पेंड नहीं हो रहा है, फुल्ली नहीं स्पेंड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो ऑडियंस साइज है उसको इंक्रीज करना है। कई बार जैसे आपने 5,000 का पर डे का बजट लगा दिया फॉर एग्जांपल, या 2,000 पर डे का बजट लगा दिया, बट आप क्या देख रहे हो कि वो जो आपका पर डे का बजट है वो भी फुल्ली नहीं स्पेंड हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के ऊपर ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि हमने बड़ी नैरोड ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट कर रखी है। तो जो भी आपका बजट है ना वो स्पेंड होना चाहिए प्रॉपर्ली। अगर वही नहीं स्पेंड होगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे। तो इतना भी हमें डिफेंसिव मोड पे नहीं चले जाना है। जब भी आप पेड एड्स करते हैं ना, थोड़ा सा एग्रेशन आपको रखना पड़ेगा, फाइन। फोर्थ पॉइंट जो है वो कोरा पिक्सल से रिलेटेड, कोरा पिक्सल स्टार्टिंग में आप इंस्टॉल कर लें और कन्वर्जन्स वगैरह जो है उनको भी आप प्रॉपर्ली सेटअप कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एड सेट लेवल पर आ जाए, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है आपका ऑडियंस का साइज। आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो ऑडियंस साइज है ना वो एक डिसेंट ऑडियंस साइज हो, ताकि आप एक अच्छे नंबर ऑफ
ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर पाएं। ऐसा ना हो कि वो ऑडियंस साइज बहुत छोटा है या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ना अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो एड ग्रुप स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, एड सेट स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। आप अपने एड सेट्स को डिवाइसेस के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। एक एड सेट में आप मोबाइल वालों को टारगेट कर लें, एक में डेस्कटॉप वालों को। आप ज्योग्राफी के हिसाब से अलग कर सकते हैं। जैसे सिटी लेवल पर अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक एड सेट आप एक सिटी के लिए बना सकते हैं, एक दूसरा एड सेट जो है वो आप दूसरी सिटी में टारगेटिंग करने के लिए बना सकते हैं। तो ये एक आपको थंब रूल जो है वो याद रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हेनेवर कंफ्यूज्ड स्प्लिट एड टेस्ट, जब आपको ये ना समझ में आए कि हमें इसको साथ में रखना है या हमको इसको अलग रखना है, ऐसे केसेस में आप एड सेट्स को कंप्लीटली स्प्लिट कर दें। बेटर कंट्रोल रहेगा, एनालिसिस भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और जब जिसको मन चाहेगा पॉज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बेहतर टेस्टिंग हो पाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। थर्ड है, बिडिंग हायर कैन हेल्प यू विन मोर एड पोजीशंस, बिड ऑन फ्रंट फुट। ये अभी मैंने आपको बजट के केस में भी बताया था कि आप बिडिंग से ना थोड़ा सा पीछे मत हटें। अगर आपको लगता है कि ज्यादा बिडिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बिड होगी ना आपकी, उतनी आपको बेहतर एड पोजीशंस मिलेंगे, उतना आप एड ऑप्शंस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देखो, जब तक हमारे एड्स के इंप्रेशंस ही नहीं होंगे, उस पर क्लिक्स कैसे आएंगे? जब तक क्लिक्स ही नहीं आएंगे, कन्वर्जन्स कैसे होंगे? तो ये एक तरीके की फनल है, ये एक तरीके का सीक्वेंस है कि पहले इंप्रेशंस होते हैं, फिर क्लिक्स आते हैं, फिर कन्वर्जन्स होते हैं, और इंप्रेशंस सही जगह पर आ जाएं, राइट ऑडियंस में आ जाएं, इसके लिए हमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और ऑक्शन में विन करने के लिए दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, एक बजट का और बिडिंग का। तो दोनों में अगर आप थोड़ा सा भी पीछे हटे ना, तो आप देखोगे कि आप ऑक्शंस में बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, कि अगर आप बेहतर बिडिंग कर रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जो मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद रीमार्केटिंग ऑडियंस आप स्टार्टिंग में ही बना के रख लो, ठीक है? उसमें कोई कंजूसी हमें नहीं करनी है। स्टार्टिंग में ही हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाकर रख लेंगे, ताकि जब भी हमें जरूरत हो उस ऑडियंस को हम लोग यूज करते चले। मतलब ऑडियंस सेट आप डिफाइन कर दो, बना के रखने का मतलब यहाँ पर कि ऑडियंस सेट हम डिफाइन कर देंगे, और जो भी हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस होगी उस ऑडियंस सेट के अंदर पॉपुलेट होती रहेगी। जरूरत जब पड़ेगी तब हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे, वो एक अलग चीज है, बट बना के तो पहले से ही हम लोग रख लेंगे। फाइन। उसके बाद आफ्टर टेस्टिंग फॉर 5-8 डेज यू कैन टर्न ऑफ योर पुअर परफॉर्मिंग एड सेट्स। तो अगर एड सेट्स लेवल की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, एड सेट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ टाइम आप देंगे अपने एड सेट्स को, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने 5-8 दिन जरूर रखा हुआ है, बट जब कभी भी हम लोग इस टाइप से टेस्टिंग करते हैं ना, उसमें जो मेन चीज होती है वो ये होती है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस थे जिनके बेसिस पे हम लोग ऑडिट कर रहे हैं कि ये हमारा एड सेट विनिंग है या नहीं है, वो मैट्रिसेस हमें देखनी होती हैं। अब जैसे आपने कम बजट लगाया हुआ है, तो उन मैट्रिसेस को पॉपुलेट होने में टाइम लगेगा। 8-10 दिन की जगह हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, एक अच्छे डिसेंट नंबर ऑफ वहां पर हमें डेटा दिखने के लिए, ताकि हम कुछ डिसीजन उसके बेसिस पर ले जाएं, है ना? तो ये मतलब कसम नहीं खा लेनी कि 3 दिन तक या 4 दिन तक या 5 दिन तक तो हम टेस्टिंग करेंगे ही। कई बार हमें बहुत इनफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं 2 दिन के अंदर ही, 3 दिन के अंदर ही, तो वहां पर हम अपनी टेस्टिंग एक तरीके से रोक देंगे, और उसके फर्दर जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो हम आगे लेंगे। फाइन। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशंस इंक्लूड मैक्सिमम ऑडियंस। ये मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है कि वो कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि कोरा प्लेटफॉर्म से मेरे को ज्यादा कन्वर्जन मिले और ये मेरा कन्वर्जन है, इस टाइप से वो अपना प्लेटफॉर्म में सेलेक्ट कर लेते हैं। बट उसके बाद जो ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं वो नैरो डाउन कर देते हैं। भाई, अगर आप इस बात को समझे, अगर आपने कोरा एड्स के प्लेटफॉर्म को पहले ही बता दिया कि मैं ये कन्वर्जन चाहता हूं जो कि पहले आ भी चुके हैं और मुझे इस टाइप के कन्वर्जन और ज्यादा चाहिए, तो फिर सेकंड केस में अगर आप ऑडियंस को भी नैरो डाउन कर देंगे तो और आप लिमिट कर रहे हैं। तो वहां पर आप ऑडियंस को थोड़ा सा वाइड रखें, मैक्सिमम जो भी आप ऑडियंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं उनको सेलेक्ट करें। और कोरा या कोई भी एड प्लेटफॉर्म कैपेबल होता है ये फिगर आउट करने के लिए कि उस पर्टिकुलर ऑडियंस सेट में से किसको जो है वो ऐड दिखाए ताकि आपको कन्वर्जन्स मिल सकें। ठीक है? तो जब कभी आप कन्वर्जन्स ऑब्जेक्टिव्स या कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करें, मेक श्योर करें कि आप मैक्सिमम जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करें। आई बिलीव ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। एडसेट लेवल पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्शन इनसाइट्स जो है उनकी डेटा को आपको मेजर करते रहना है। इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि मेरा बजट और बिडिंग सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखो तो जो हमारे टारगेटेड टॉपिक्स हैं उनके अगेंस्ट यहां पर कुछ ऑक्शन इनसाइट्स दिख रही है कि ऑक्शन लॉस टू कॉम्पिटिटर्स इज 2%, इंप्रेशन शेयर हमारा 95% रहा है, और एब्सोल्यूट इंप्रेशन शेयर जो है हमारा वो 0% रहा है। तो आपको यहां से इनसाइट्स मिलती है। जैसे अगर आपका इंप्रेशन शेयर कम है, इसका मतलब आपके इंप्रेशन ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है? कितने परसेंटेज ऑफ टाइम्स आप अपने कॉम्पिटिटर्स को लूज कर गए, तो वो सारी डेटा आपको यहां से एनालाइज करनी है एडसेट लेवल पर। ठीक है? तो एडसेट लेवल पर इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल पर हम लोग आ जाते हैं
जो कि हमारा एड्स लेवल है। अब एड्स लेवल में हमें ए बी टेस्टिंग तो करनी है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि हमने 10 एड्स बना दिए एक पर्टिकुलर एड सेट के अंदर, 10 एड्स बनाए, नहीं, 2 से 4 एड्स पर एड सेट मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एड्स बना दोगे किसी एक पर्टिकुलर एड सेट के अंदर, तो सभी एड्स को चांस मिले सर्व होने का वो पॉसिबल नहीं है ना। तो पता चला भीड़ में ना जो आपका सर्व होने वाला भी एड था वो भी नहीं सर्व हो पाया। तो आप कोशिश करें लिमिटेड ही रखें, 3-4 ही एड्स अगर आप रख रहे हैं तो भी बेहतर है आपका। 2 से 3 एड्स, वैसे यहां पर जैसे आप देख रहे हो 2 से 4 एड्स रिकमेंडेड है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, टेस्ट डिफरेंट हेडलाइंस विद डिफरेंट यूएसपीस। अलग अलग यूएसपीस को यूज करें, अलग अलग टाइप से हेडलाइंस को टेस्ट करें, डिफरेंट कॉल टू एक्शंस को टेस्ट करें, कोहेजन बिटवीन योर एड एंड योर एड्स पेज यानी लैंडिंग पेज, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मैसेज मैचिंग होनी चाहिए, मतलब आपकी एड कॉपी में जो लिखा हुआ है ना उसी से मिलती जुलती चीजें आपके लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए। देखो हम लोग इस चीज का ध्यान तो देते हैं, बट कई बार लापरवाही में ये चीज हमसे मिस हो जाती है कि हमारी जो एड कॉपी है उसमें कुछ और मैसेज कैरी हो रहा होता है और जो हमारा लैंडिंग पेज हो रहा होता है उसमें कुछ और ही मैसेज जा रहा हो। तो आप कोशिश करें कि ये दोनों चीज रेजोनेट करें, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, ट्राई चेंजिंग क्रिएटिव्स इफ पीपल आर नॉट एंगेजिंग विद इट और इट हैज अ वेरी लोअर सीटीआर। तो ऐड जैसे आपने ये बनाया, ये आपका पर्टिकुलर ऐड है, अब अगर इस ऐड के ऊपर सीटीआर बहुत कम आ रहा है या लोग इससे एंगेज नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, विच मींस दैट अगर आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस वगैरह सब कुछ सही है, तो फिर क्या कंक्लूड करते हैं आप कि मेरा क्रिएटिव नहीं ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्रिएटिव्स को चेंज करने की सोच सकते हैं। देखो बहुत कुछ ना आज के टाइम में एड्स प्लेटफॉर्म में ऑडियंस और टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फाइन। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर ना वो हिडन ट्रिक्स और ये सारी चीजें जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश आती है कुछ हमें ना प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसी सेटिंग्स मिल जाए जिससे कि 1 क्लिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। ऐसा नहीं होता है, जो आपके एड्स है ना वो यूजर्स को ही दिख रहा है। तो आपको ये बात समझनी कि यूजर्स किस तरीके से आपके एड्स के साथ इंगेज कर रहा है, लैंडिंग पेज के साथ इंगेज कर रहा है, उन सिग्नल्स को आपको पिक करना है, फिर वहां से जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।